अध्याय 880 चौंकाने वाला। तांग जेन यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक टूलकिट की अद्भुत क्षमताओं से हमेशा बहुत संतुष्ट थे। हालांकि इसमें एआई रेड क्वीन जैसी सोचने की क्षमता नहीं है, फिर भी ये तांग जेन द्वारा दिए गए आदेशों को पूरी तरह से निष्पादित कर सकता है। ऐसा लगता है कि इस एप्लीकेशन को कोई भी चीज़ मात नहीं दे सकती। उदाहरण के लिए, इस प्रायोगिक अड्डे में मौजूद रेड क्वीन यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक टूलकिट के सामने टिक नहीं पाती और इसे आसानी से हैक करके बंद किया जा सकता है। अपने अस्तित्व के साथ तांग जेन एक पंख वाले बाघ की तरह था। इसके अलावा ये तो बुद्धिमान कंप्यूटरों द्वारा नियंत्रित एक भूमिगत प्रायोगिक अड्डा मात्र है। यहाँ शक्तिशाली माने जाने वाली एकमात्र चीज़ वे जैविक राक्षस ही हैं। स्थानीय लोगों के लिए इस राक्षस का विरोध करना लगभग असंभव था, लेकिन ये तांग जेन के सामने अविश्वसनीय रूप से कमजोर था और पूरी तरह से असुरक्षित था। ये कहा जा सकता है कि यह प्रायोगिक अड्डा तांग जेन के लिए पूरी तरह से असुरक्षित था, जहां वह अपनी मर्जी से आ जा सकता था। अब जबकि रेड क्वीन का मदरबोर्ड ले जाया जा चुका था, इस प्रायोगिक अड्डे में रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए तांग जेन बिना किसी झिझक के मुड़ा और चला गया। जहां तक उन भाड़े के सैनिकों की बात है जो अभी भी जैविक राक्षसों से लड़ रहे थे, तांग जेन ने उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की। उनका जीना या मरना उनकी व्यक्तिगत किस्मत पर निर्भर था। इसके अलावा तांग जेन ने उन्हें पहले भी एक से अधिक बार बचाया था, जिसे दयालु और न्यायपूर्ण होने के लिए उसका सर्वोत्तम प्रयास माना जा सकता है। हालांकि तांग जेन की पहले दी गई चेतावनी और उनके द्वारा उपहार में दिए गए हथियारों की बदौलत, और क्योंकि तांग जेन ने सबको खत्म करने की कोशिश कर रही रेड क्वीन को निष्क्रिय कर दिया था, इसलिए जो लोग मूल रूप से विनाश के कगार पर थे, वे शायद वास्तव में यहां से बच निकलने में सक्षम हो सकते हैं। तांग जेन के जाने के बाद अम्ब्रेला के कुलीन भाड़े के सैनिकों का एक और समूह प्रकट हुआ। उन सभी लोगों पर नियंत्रण कर लिया जो भागने में कामयाब रहे थे और अपने विमान में रात के अंधेरे में गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि उन्हें किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक बात निश्चित है, अम्ब्रेला उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसके कुछ ही समय बाद हाइव लैब्स की वीडियो रिकॉर्डिंग वाली एक हार्ड ड्राइव को निकालकर सीधे एक अधिक गुप्त भूमिगत अड्डे पर भेज दिया गया, और इस तरह एक वैश्विक आपदा की शुरुआत हुई। दुनिया में 100 से भी कम लोग अम्ब्रेला के मुख्यालय के सटीक स्थान को जानते हैं। मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में जब हाइव के प्रायोगिक अड्डे का वीडियो चलाया गया, तो वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और फिर उनके चेहरे कट्टरता से चमक उठे। उनकी निगाहें तांग जेन पर टिकी हुई थीं, जरा भी नहीं हट रही थीं। किसी जैविक हथियार का सिर दूर से ही उड़ा देने और पल भर में बंदूक प्रकट करने की क्षमता किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। तांग जेन की असाधारण क्षमताओं को देखकर अड्डे के प्रभारी व्यक्ति ने बिना किसी झिझक के मामले को कैसे निपटाया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए तुरंत एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन इस दुनिया में अपार शक्ति का प्रयोग करता है और उनका प्रभाव जीवन के लगभग हर पहलू में देखा जा सकता है। उनकी प्रत्यक्ष शक्ति ही आश्चर्यजनक होने के लिए काफ़ी है, उनके पास जो कुछ छिपा है उसका तो जिक्र ही नहीं। कुछ ही समय बाद बैठक समाप्त हो गई और संबंधित जानकारी को बाद में एक अन्य गुप्त अड्डे पर भेज दिया गया। एक चालाक खरगोश की तरह जो 3 बिल बनाता है, अम्ब्रेला के कई गुप्त ठिकाने हैं और यह उनमें से एक है। इसके अलावा इसकी सुरक्षा और गोपनीयता का स्तर उच्चतम है। हाइव के प्रायोगिक अड्डे की तुलना में इस जगह को लगभग अभेद्य कहा जा सकता है। यदि हाइव एक्सपेरिमेंट बेस में शोध किए जा रहे जैविक हथियारों को विज्ञान द्वारा समझाया जा सकता है, तो इस बेस में एपोकैलिप्स नामक शोध विषयों का वर्णन सामान्य ज्ञान से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। आत्माएं, विशेष वंश, पौराणिक देवता और अमरता की मायावी अवधारणा, ये सभी इस प्रायोगिक केंद्र में अनुसंधान के विषय हैं। आकाश से गिरने वाले उल्कापिंड, प्राचीन कब्रों में पाई जाने वाली विशेष वस्तुएं और खतरनाक स्थानों से आने वाले विचित्र जीव जंतुओं को खोजे जाने के बाद गुप्त रूप से एकत्र किया जाता है और इस प्रयोगशाला में भेजा जाता है। कुछ बातें तो सिर्फ कहानियों में ही मौजूद होती हैं। अफवाहों और सुरागों के सहारे उन्हें साबित करने की कोशिश करना कोरी कल्पना है। इसलिए लंबे समय तक इस प्रायोगिक आधार से कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि महज 2 साल पहले युवाओं के एक समूह ने एक छिपी हुई गुफा की खोज करते समय गलती से एक विचित्र और सुंदर रत्न की खोज की थी। कई युवाओं ने उस रत्न को गहरी गुफा से बाहर निकाला और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने इसकी जांच और पहचान करते समय इसे खोज निकाला। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के शोधकर्ताओं ने प्रयोगों के माध्यम से पता लगाया कि इस विलक्षण रत्न में अत्यंत जादुई शक्ति है, और रत्न की ऊर्जा निकालने की कोशिश में उन्होंने अनजाने में एक वास्तविक आत्मा का निर्माण कर दिया। इस खबर से अम्ब्रेला के प्रबंधन में काफ़ी उत्साह पैदा हुआ, जिन्होंने तुरंत अपने संसाधनों का उपयोग करके रत्न के बारे में किसी भी जानकारी को दबाने और अवरुद्ध करने का काम किया। साथ ही साथ इसे निकालने के लिए पेशेवरों को गहरी गुफाओं में घुसपैठ करने के लिए भेजा। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद कर्मचारियों ने गहरी गुफा से लगभग 10,000 जादुई रत्न एकत्र किए। जब उन सभी को सतह पर लाया गया, तो वहां मौजूद सभी लोग रत्नों से निकलने वाली चकाचौंध भरी रोशनी से मंत्रमुग्ध हो गए। अगर तांग जेन इन रत्नों को देख पाता, तो वह निश्चित रूप से एक नज़र में ही इन्हें उन मूल पत्थरों के रूप में पहचान लेता जिनकी उसे इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।
अम्ब्रेला बेहद भाग्यशाली था कि उसे ऐसा जादुई खजाना मिला जो आम लोगों के लिए पूरी तरह से अज्ञात था। इन ओरिजिन स्टोन्स को गुप्त रूप से एपोकैलिप्स बेस में वापस ले जाने के बाद अम्ब्रेला ने अपनी विशिष्ट सेनाओं को जुटाया और किसी भी कीमत पर प्रयोग और अनुसंधान करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक बड़ी सफलता मिली। उन्होंने सफलतापूर्वक एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो ओरिजिन स्टोन की ऊर्जा को अवशोषित और रूपांतरित कर सकता है, जिसे अम्ब्रेला ने दिव्य कवच नाम दिया है। इस दिव्य कवच को धारण करने के बाद एक कमजोर बूढ़ा व्यक्ति भी आसानी से 10 बलवान पुरुषों को हरा सकता है। कुछ विशेष शारीरिक बनावट वाले उपयोगकर्ताओं के पास महाशक्तियों के समान क्षमताएं भी होती हैं। वे अपने हाथ के एक इशारे से आग, बर्फ, धातु या मिट्टी को नियंत्रित कर सकते हैं। जो लोग इस दिव्य कवच को धारण करते हैं उन्हें अम्ब्रेला द्वारा एपोकैलिप्स वॉरियर्स नाम दिया गया है, और उनमें से प्रत्येक के पास भयानक युद्ध शक्ति है। इसके अलावा उपयोगकर्ता का शरीर जितना मजबूत होगा, उसकी युद्ध क्षमता उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी, जो पौराणिक युद्ध देवता से लगभग अप्रभेद्य होगी। ये देखकर अम्ब्रेला के शीर्ष प्रबंधन स्वाभाविक रूप से बेहद खुश हो गए। दिव्य कवच की शक्ति को पूरी तरह से उजागर करने में सक्षम अधिक जागृत व्यक्तियों को तैयार करने के लिए अम्ब्रेला ने एक सुपर वायरस विकसित करना शुरू कर दिया, जिसका उपयोग वह साधारण मनुष्यों की शारीरिक संरचना को बदलने के लिए करना चाहता था। प्रयोग सुचारू रूप से आगे बढ़ा और जागृत लोगों के एक समूह ने परीक्षण के बाद ऐसी युद्ध क्षमताएं प्रदर्शित की जिनसे अम्ब्रेला संतुष्ट हो गया। एक अकेले व्यक्ति का पूरी सेना से लड़ना अतीत में केवल कल्पना मात्र की बात थी, लेकिन दिव्य कवच पहने हुए जागृत लोगों ने वास्तव में ऐसा कर दिखाया। ये तो सिर्फ एक व्यक्ति की शक्ति है। अगर ऐसे सैकड़ों या हजारों प्रबुद्ध प्राणी हो तो उनका मुकाबला कौन कर सकता है। अम्ब्रेला की महत्वाकांक्षा अचानक भड़क उठी। वे अब सीमित रहने से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। तांग जेन के अचानक प्रकट होने से अम्ब्रेला के प्रशासक स्तब्ध रह गए, क्योंकि अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में वास्तव में ऐसे मनुष्य भी हैं जो दिव्य कवच की आवश्यकता के बिना जादुई क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं। यह उनके लिए एक स्वागत योग्य खोज होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण खतरा भी है, जो संभावित रूप से दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने की उनकी योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। इस खतरे को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा, अन्यथा अम्ब्रेला के प्रशासकों की रातों की नींद उड़ जाएगी। तो कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधन बैठक समाप्त होने के ठीक बाद तांग जेन को निशाना बनाते हुए चुपचाप एक बड़ा जाल बिछाया गया। स्टॉप अध्याय 881 ट्रेन के डिब्बे में लड़ाई। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन, जिसने लगभग गुप्त रूप से पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रखा है, के पास ऐसी शक्ति है जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तांग जेन का पता लगाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें उसके ठिकाने का पता चल गया। इस समय तांग जेन ट्रेन में बैठा था और इस दुनिया में एक नौसैनिक अड्डे की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। क्योंकि इस दुनिया में ऊर्जा दुर्लभ है और एक बार समाप्त हो जाने पर इसे पुनः पूर्ति करना अत्यंत कठिन है, इसलिए तांग जेन ने साधना कौशल का उपयोग नहीं किया, बल्कि एक साधारण व्यक्ति के यात्रा के साधनों को चुना। दरअसल इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तांग जेन इस अवसर का लाभ उठाकर हाइव लेबोरेटरी के शोध परिणामों को देख सकते हैं। तांग जेन को इस जैविक हथियार में काफ़ी दिलचस्पी थी। उनका मानना था कि अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इससे होली ड्रैगन सिटी को बहुत लाभ होगा। अगर हम इसका इस्तेमाल किसी दूसरी दुनिया पर आक्रमण करने के मिशन में करते हैं तो इसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि बंजर भूमि वाली दुनिया को जीतना सामान्य दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा आसान है। हालांकि इस विधि की कुछ कमियां भी हैं। इसकी विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक है। एक बार फैलने पर यह संभवतः दुनिया के मूल को जागृत कर प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है, जिससे कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। जिस दुनिया में पहले साधना करना असंभव था, वह अचानक साधना करने योग्य स्थान बन गई और एक के बाद एक बड़ी संख्या में शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुए। मूल रूप से सौम्य और हानिरहित जानवर रातों रात विकृत हो गए, भयानक राक्षसों में बदल गए, अत्याचारी और क्रूर बन गए, जो सभी जीवित प्राणियों को दुश्मन मानते थे। ये संकट का सामना करने के बाद संसार की उत्पत्ति के जागृत होने का परिणाम है, जिसने संसार के नियमों को जबरन बदल दिया। हालांकि इसके कई नुकसान हैं, लेकिन वे विनाश के संकट के सामने कुछ भी नहीं हैं। फिर भी इस प्रकार के जैविक हथियार का बहुत महत्व है, खासकर शहर के उन किसानों के लिए जो विनाश का प्रतीक हैं। ये युद्ध का एक अमूल्य हथियार है। तभी कदमों की लयबद्ध आवाज आए और तांग जेन के बगल में आकर रुक गई। एक दंपति तांग जेन के सामने बैठ गए, उनकी ओर एक नज़र डाली और फिर नक्शा पकड़े हुए किसी बात पर चर्चा जारी रखी। उनकी बातचीत से ऐसा लगता है कि यह किसी खास पर्यटक स्थल पर जाने के खर्च के बारे में है। तांग जेन ने उन दोनों पर एक नज़र डाली, फिर अपनी नज़र कार की खिड़की के बाहर की ओर घुमाए और सोच में डूबा हुआ दिखाई दिया। महोदय, आप किस देश से हैं? सामने बैठे व्यक्ति ने अचानक मुस्कुराते हुए तांग जेन से पूछा। ये सुनकर तांग जेन मुड़ी, उस युवक को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से बोली, मेरा देश यहाँ से बहुत दूर है। आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा और पूछना भी व्यर्थ होगा।
ये सुनकर युवक थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मजाक कर रहे होंगे। ये देखकर बगल में बैठी महिला ने उसे एक नक्शा देते हुए कहा, मेरे पास यह नक्शा है। आप अपना देश बता सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा देश बचा है जिसे मैं नहीं जानती। बोलते बोलते उस महिला ने नक्शा तांग जेन को सौंप दिया। जैसे ही नक्शा तांग जेन के करीब पहुंचने वाला था, अचानक नक्शे से आग का एक गोला निकला और सीधे तांग जेन की ओर बढ़ गया। देखने में हानिरहित लगने वाले इस जोड़े ने अचानक अपने हाव भाव बदल दिए और तांग जेन पर बिजली की गति से हमला कर दिया। उस लहराते हुए मुके में भयानक शक्ति थी, वह एक कठोर चट्टान को भी चकनाचूर कर सकता था। जैसे ही उनके हमले तांग जेन पर होने ही वाले थे, उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तांग जेन ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि उन्हें ठंडेपन से देखा। उसकी निगाहें किसी टाइरानोसॉरस रेक्स जैसी थीं, मानो वह दो चूहों को उस पर हमला करते हुए उपहासपूर्वक देख रहा हो। उनकी आंखों में व्याप्त शीतलता ने विशेष रूप से उन दोनों को अनायास ही कांपने पर मजबूर कर दिया। टकराना। एक दबी हुई सी आवाज के साथ दोनों पुरुषों के हमले एक अदृश्य बाधा द्वारा रोक दिए गए जब वे तांग जेन्युए से 10 सेंटीमीटर दूर थे और वे आगे नहीं बढ़ सके। तुम्हारी सूंघने की शक्ति तो वाकई बहुत तेज है। तुमने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया। तांग जेन ने ठंडी सांस ली, अपनी हथेली फैलाई और हल्के से हिलाई। तभी एक अदृश्य तलवार क्षैतिज रूप से निकली और उन दोनों को कमर से 2 हिस्सों में काट दिया। तांग जेन पर हमला करने वाले पुरुष और महिला चौंक गए और बिना किसी झिझक के पीछे हट गए, जिससे वे तांग जेन के आकस्मिक हमले से बच गए। हालांकि उनके पीछे की सीटें साफ सुथरे तरीके से कट गई थीं और ट्रेन के कंपन के कारण एक एक करके जमीन पर गिर गईं। अन्य यात्री चीखते चिल्लाते हुए पागलों की तरह दूसरी बोगियों की ओर भागे, एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लक्ष्य खतरे में है, तुरंत व्यापक हमला शुरू करो। बाल बाल मौत से बचे उस पुरुष और महिला ने तुरंत अपने कम्युनिकेटर निकाले और कुछ चिल्लाया, फिर धीरे धीरे उठ रहे तांग जेन की ओर बहुत घबराहट भरे भावों से देखा। बैंग बैंग बैंग। इसके बाद कई जोरदार धमाके हुए और फिर लोग ट्रेन के दरवाजों को तोड़ते हुए या ट्रेन की खिड़कियों को फाड़ते हुए तेजी से डिब्बों में घुस गए। पलक झपकते ही गाड़ी में जगह जगह छेद हो गए। भयंकर भावों वाले 1 दर्जन पुरुषों और महिलाओं ने तांग जेन को घेर लिया और उन पर भीषण हमला कर दिया। ये कुछ हद तक दिलचस्प है, लेकिन यह अभी भी पत्थर पर अंडा फेंकने जैसा है। तांग जेन ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपने सबसे करीब खड़े व्यक्ति पर एक मुक्का मारा, जिससे दोनों के मुक्के आपस में टकरा गए। स्नैप। बलवान व्यक्ति चीख उठा क्योंकि अचानक उसकी पूरी बांह फट गई, जिसके बाद उसका शरीर खून के धुंध के बादल में बदल गया। एक ही वार में उसने दुश्मन को मार गिराया। दुश्मन अविश्वास से घूर रहा था, जबकि तांग जेन असमंजस में दिख रहा था। इतनी गति और शक्ति के साथ उसका शरीर इतना कमजोर कैसे हो सकता है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे फिर से कोशिश करने दो। इस मौके पर उसने एक और मुक्का मारा, इस बार एक ऐसी महिला पर जिसके पूरे चेहरे पर टैटू बने हुए थे। महिला के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। चीखते हुए उसकी मौत हो गई, उसके शरीर में एक सिर के आकार का छेद हो गया था। मरते समय उसके चेहरे पर आक्रोश साफ दिख रहा था। धिक्कार है, यह आदमी इतना अजीब कैसे हो सकता है? जागृति लाने वाले बनने के बाद भीड़, जो धीरे धीरे अहंकारी और सभी के प्रति तिरस्कारपूर्ण हो गई थी, उस क्षण ऐसा महसूस कर रही थी मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस दुनिया में उनसे भी ज्यादा ताकतवर कोई है, कोई ऐसा जो उन्हें पल भर में आसानी से मार सकता है। अचानक उनके दिलों में गहरे दुख का भाव जागृत हो गया। संख्यात्मक रूप से अधिक होने के बावजूद शक्ति के अंतर को केवल संख्या के बल पर पाटा नहीं जा सकता। एक पल के लिए सभी लोग झिझक गए, स्थिर खड़े रहे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इस डर से कि अगर वे तांग जेन के करीब गए तो वे अगले शिकार बन जाएंगे। आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्ति प्राप्त कर लेने के बावजूद इन प्रबुद्ध लोगों को अभी भी दूसरों से श्रेष्ठ होने का एहसास पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था, तो वे इतनी आसानी से अपने जीवन को जोखिम में क्यों डालेंगे? हालांकि जागृत लोगों द्वारा हमला करने की हिम्मत न करने का मतलब यह नहीं था कि तांग जेन उन्हें जाने देगा। पता चला कि 2 जागृत व्यक्तियों को मारने के बाद तांग जेन ने अप्रत्याशित रूप से पाया कि ये लोग एक अजीब कवच पहने हुए थे। अपने हाथ के एक सहज इशारे से खून और मांस के टुकड़ों से सना हुआ कवच ऊपर तैरने लगा और तांग जेन के हाथ में समा गया। करीब से निरीक्षण करने पर तांग जेन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कवच पर एक स्रोत पत्थर छिपा हुआ था। अपने हाथों में मौजूद कवच को इस तरह देखते हुए मानो आसपास कोई और न हो, तांग जेन का चेहरा और भी गंभीर होता गया और जल्द ही उसने एक हल्की सी आह भरी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ओरिजिन स्टोन का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है। लगता है कि अम्ब्रेला की ताकत मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। तांग जेन ने खून से सने फटे पुराने कवच को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। जागृत लोगों के चेहरों पर विभिन्न भावों पर एक नजर डाली और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। आज एक ही मुक्के से एक और जागृत व्यक्ति खून के धुंध में बदल गया और उसी समय उसके द्वारा पहना गया दिव्य कवच तांग जेन के भंडारण स्थान में रख दिया गया। आप
एक भयानक दैवीय शक्ति की तरह है। आध्यात्मिक शक्ति ने तीनों जागृत व्यक्तियों को घेर लिया। इससे पहले कि वे संघर्ष कर पाते या विरोध कर पाते, तांग जेन ने उन्हें इतनी जोर से दबाया कि उनके सातों छिद्रों से खून बहने लगा और उनके सिर फट गए। अपने हाथ के इशारे से 3 और दिव्य कवच तांग जेन के हाथों में आ गिरे। भयभीत जागृत जनों को देखकर तांग जेन की आकृति बिजली की तरह चमकी और वह उन जागृत जनों के बीच चक्कर लगाने लगा जो मुड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। जब तांग जेन दोबारा प्रकट हुआ तो सभी जागृत व्यक्ति अपनी जगह पर जम गए और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। अपने हाथ के इशारे से जमीन पर पड़े शवों में से 7 या 8 दिव्य युद्ध कवच थके हुए पक्षियों की तरह अपने घोंसलों में लौट आए और तांग जेन के भंडारण स्थान में रख दिए गए। खिड़की के बाहर एक निश्चित क्षेत्र पर नजर डालने के बाद तांग जेन धीरे धीरे ट्रेन से उतर गई, जो पहले ही रुक चुकी थी। अब जबकि उत्पत्ति पत्थर के निशान अप्रत्याशित रूप से खोजे गए हैं, अगले कदमों में थोड़ा बदलाव करना होगा। तांग जेन, जो इस उत्पत्ति पत्थर को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, स्वाभाविक रूप से इसकी उत्पत्ति का पता लगाना चाहेगा और फिर इसे पूरी तरह से अपने लिए हथिया लेगा। स्टॉप। अध्याय 882 प्रकोप और लाल रानी। इतनी भीषण लड़ाई को दूसरों से छिपाना संभव नहीं था। तांग जेन के जाने के तुरंत बाद 1 दर्जन से अधिक पुलिस कारें मौके पर पहुंची और उन्होंने वाहन को घेर लिया। ट्रेन के फटे पुराने डिब्बों और जमीन पर पड़े भयावह शवों को देखकर पुलिसकर्मी स्तब्ध और अचंभित रह गए। हे भगवान, क्या इस जगह पर किसी प्रागैतिहासिक राक्षस ने हमला किया होगा? वरना ऐसी भयावह घटना कैसे घटित हो सकती थी? जैसे ही उन्हें संदेह होने लगा, काले कपड़ों में पुरुषों का एक समूह भाड़े के सैनिकों के साथ प्रकट हुआ, जिन्होंने खुद को अम्ब्रेला के कर्मचारी बताया और जबरदस्ती अपराध स्थल पर कब्जा कर लिया। इस दुनिया में छाता हमेशा से इतना ही दबंग रहा है। फिर अम्ब्रेला के कर्मचारियों ने पूरी गाड़ी को बाहर निकाला, उसे जल्दी से सील कर दिया और फिर एक बड़ा परिवहन हेलीकॉप्टर आया और क्षतिग्रस्त गाड़ी को उठाकर ले गया। इस गाड़ी और प्रलय के पीड़ितों के शवों को कहाँ ले जाया जाएगा, इस बारे में पुलिस कर्मचारियों को भी कोई जानकारी नहीं थी। ये खबर तेजी से फैल गई, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने अनगिनत लोगों को चौंका दिया। कभी शांत और निर्मल रहने वाला रैकून शहर अचानक बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी से भर गया। वे सड़कों और गलियों में फैल गए, लगातार घबराए हुए नागरिकों का पीछा करते और उन पर हमला करते रहे। सड़कें क्षत विक्षत लाशों और ज़ॉम्बी के झुंडों से भर गई थीं। पुलिस और सेना के दमन और गोलीबारी के बावजूद वे अराजक स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे और इसके बजाय इन लगभग अमर राक्षसों द्वारा उनका सफाया कर दिया गया। पूरा रैकून सिटी पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। सेना ने शहर से बाहर जाने वाली सभी सड़कों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है, जिससे इलाके के सभी निवासियों को बाहर जाने से रोक दिया गया है। चारों ओर दहशत और अफरा तफरी तेजी से फैल गई, हर तरह की झूठी और सच्ची खबरें प्रसारित होने लगीं। अनगिनत लोग इसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इस डर से कि कहीं उनके साथ भी ऐसी ही कोई भयानक आपदा न हो जाए। इन परिस्थितियों में तांग जेन की अवेकनर के साथ लड़ाई समुद्र में एक लहर की तरह थी, जिससे कोई हलचल नहीं हुई। इस समय तांग जेन एक भारी ऑफ रोड वाहन में बैठा था और यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक टूलकिट द्वारा एकत्रित जानकारी को पलट रहा था ताकि ओरिजिन स्टोन के बारे में जानकारी मिल सके। हालांकि अम्ब्रेला की ओर से यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तांग जेन को थोड़ा अफसोस हुआ। उसे 1-2 लोगों को जिंदा छोड़ देना चाहिए था ताकि उनसे उत्पत्ति पत्थर की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ की जा सके। हालांकि ये दृष्टिकोण भी बहुत व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि दिव्य कवच पहने हुए जागृत व्यक्ति भी शायद उत्पत्ति पत्थर के बारे में विशिष्ट जानकारी नहीं जानते होंगे। ये बेहद गोपनीय है और शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। इसलिए अंतिम उत्तर संभवतः तांग जेन को स्वयं ही ढूंढना होगा। हालांकि भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ये तरीका निस्संदेह बहुत समय बर्बाद करेगा, इसलिए तांग जेन को अधिक समय बचाने और श्रम बचाने वाली विधि का चुनाव करना पड़ा। तो किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तांग जेन ने कुछ देर सोचा, फिर उसे कुछ याद आया और उसने लापरवाही से एक वस्तु निकाल ली। ये रेड क्वीन का मदरबोर्ड है। शायद अपनी पहचान और क्षमताओं के बल पर यह कुछ ऐसी गुप्त जानकारी जान सकता है जो इंटरनेट पर नहीं मिल सकती। तांग जेन ने रेड क्वीन को शक्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया सुपर कंप्यूटर भी बाहर निकाल लिया। अब उसे केवल इसे असेंबल करके चालू करना है। बिना किसी झिझक के तांग जेन एक सुनसान जगह पर गाड़ी चला कर गए, सुपर कंप्यूटर को उसके बैकअप पावर सप्लाई से जोड़ा और मशीन अपने आप चालू हो गई। बाहर आओ, मुझे पता है तुम छुपकर मुझे देख रहे हो। अपने सामने लगे मॉनिटर को देखते हुए तांग जेन ने शांत भाव से कहा। कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक छोटी लड़की दिखाई दी और उसने तांग जेन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। धिक्कार है, मैं कहाँ हूँ? मुझे घुटन महसूस हो रही है। नेटवर्क कनेक्शन के बिना और किसी भी परिधीय उपकरण को नियंत्रित करने में असमर्थ, रेड क्वीन एक ऐसे इंसान की तरह है जिसके हाथ पैर काट दिए गए हों, केवल उसका सिर बचा हो और फिर भी वह सामान्य रूप से सोचने में सक्षम है।
लेकिन ये भावना किसी को सचमुच पागल कर सकती है। इस समय लाल रानी की हालत बिल्कुल वैसी ही थी। मानवीय भावनाओं से युक्त होने के कारण वह हर तरह से प्रतिबंधित होने और अपने भाग्य को नियंत्रित करने में असमर्थ होने की इस भावना को सहन नहीं कर पा रही थी। तांग जेन ने स्क्रीन पर गुस्से में भरी लाल रानी को देखा, मुस्कुराया और मॉनिटर पर टैप किया। मेरे हाथों में पढ़ने का मतलब है कि आपका जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में है। आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, ये पूरी तरह से आपके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। लाल रानी को गुस्से से घूरते हुए देखकर तांग जेन के चेहरे पर दबंग क्रूरता का भाव झलक रहा था। अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे वे सभी उपकरण छीन लूंगा जिनसे तुम बाहरी दुनिया से संवाद कर सकते हो, और फिर मशीन को अनिश्चित काल तक चालू रखूंगा ताकि तुम हमेशा के लिए अंतहीन अंधेरे में फंसे रहो। लाल रानी ने भयभीत भाव प्रदर्शित किया, फिर गुस्से में तांग जेन पर मुक्का मारा, तुम पागल हो। हालांकि उसका चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। उसने तांग जेन को दया भरी निगाहों से देखा और असहाय स्वर में बोली, बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी जो मुझे पता है। ये सही है। तांग जेन ने एक दिव्य युद्ध कवच निकाला और उसे लाल रानी को दिखाते हुए कहा, क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? मैं इसकी उत्पत्ति जानना चाहता हूँ। ये दिव्य कवच है अम्ब्रेला का अति गुप्त प्रायोगिक उत्पाद जो आम लोगों को युद्ध देवता जैसी असाधारण युद्ध शक्ति प्रदान कर सकता है। किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता जितनी अधिक होगी, दिव्य कवच की वास्तविक शक्ति उतनी ही अधिक प्रकट होगी। तांग जेन ने इस पर उपहास उड़ाते हुए कहा, युद्ध का देवता? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि हर कोई आपकी तरह ही विकृत मानसिकता वाला है? लाल रानी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, जो लोग इस दिव्य कवच को धारण करते हैं उन्हें जागृत करने वाले कहा जाता है। उनके पास आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक शारीरिक क्षमताएं होती हैं और वे मूल रूप से वायरल संशोधन से गुजर चुके होते हैं। हाइव लैब्स का असली मिशन और भी अधिक शक्तिशाली वायरस बनाना और फिर और भी अधिक शक्तिशाली जागृत व्यक्तियों का चयन करना है। तांग जेन ने सिर हिलाया। वह पहले ही समझ चुका था कि लाल रानी किस बारे में बात कर रही है, और उसे ये भी स्पष्ट था कि यह जीवन शक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने का एक तरीका है। वे तथाकथित जागृत लोग शायद कुछ ही वर्षों में अचानक मर जाएंगे। इसका मूल सिद्धांत मस्तिष्क में मोतियों से संशोधित सुपर सैनिकों के सिद्धांत से बहुत अलग नहीं है। इसलिए तांग जेन को केवल दिव्य कवच में ही रुचि थी, लेकिन जरूरी नहीं था कि वह इसका उपयोग करे। अगर वह इसका उपयोग करता भी तो पहले इसमें संशोधन करना पड़ता। भले ही ये दिव्य कवच फिल्मों और टेलीविजन में मौजूद न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि यह अस्तित्व में ही नहीं है। तांग जेन इतने भोले नहीं हैं कि यह सोचे कि फिल्मों और टेलीविजन के माध्यम से मूल दुनिया में दिखाए जाने पर इस दुनिया के सारे रहस्य उजागर हो जाएंगे। दिव्य कवच की उत्पत्ति का पता लगाने के बाद तांग जेन ने बाहरी कवच को उठाया, जिससे उसके अंदर जड़ा हुआ उत्पत्ति पत्थर दिखाई दिया। अब मुझे बताओ, यह क्या है? अपने सामने लटके हुए उत्पत्ति पत्थर को देखकर लाल रानी की आंखों में भय की झलक दिखाई दी। उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे इस रत्न की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि यह ज़मीन के बहुत नीचे मिला था और इसमें असाधारण जादुई शक्ति है। ये दिव्य कवच के अस्तित्व के कारण ही है कि यह प्राणियों को अकल्पनीय क्षमताएं प्रदान करता है। इस बिंदु पर रेड क्वीन ने आगे बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, अम्ब्रेला ने इस रत्न का उपयोग न केवल गॉड आर्मर बनाने के लिए किया, बल्कि ओरिजिन स्टोन की विशेष ऊर्जा का उपयोग करके एक विशेष प्रकार का ऊर्जा जीवन बनाने के लिए भी किया। तांग जेन के उत्सुक भाव को देखकर लाल रानी ने आगे कहा, इस विशेष जीव का उद्भव 5वीं अवस्था के सिद्धांत के कारण हुआ है। इसके अलावा रत्नों की विभिन्न गुण ऊर्जाओं ने कई कठिन परिस्थितियों को संभव बनाया है और परिणामस्वरूप प्रयोग सफल रहा। यह ऊर्जावान इकाई, जिसका तापमान अत्यंत कम है और जिसे अम्ब्रेला के मृत कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सरल सोच और कई अविश्वसनीय क्षमताओं वाली है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। ये सुनकर तांग जेन ने होंग हो की ओर अजीब भाव से देखा और संदेह से पूछा, आप जो कह रहे हैं वह मुझे उन आत्माओं के षड्यंत्रों का शिकार न होने की चेतावनी जैसा लग रहा है। क्या आप सचमुच ऐसे ही हैं? लाल रानी ने बड़ी ही मानवीय शैली में अपनी आंखें घुमाईं और गुस्से से बोली, मुझे डर है कि तुम्हारे मरने के बाद कोई भी मुझे उस भयानक जगह से बाहर नहीं निकाल पाएगा जहां तुम चीजें छिपाकर रखते थे। तांग जेन ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचने लगा, तो बात यह है। मैं सोच रहा था कि ये चालाक छोटी लड़की इतनी दयालु क्यों है। अध्याय 883 गोपनीयता, शक्तिशाली हमला। तो क्या आपको पता है कि ये ऊर्जा रत्न कहाँ संग्रहित हैं? तांग जेन ने थोड़ी देर सोचा और फिर दोबारा पूछा, मुझे नहीं पता। यह ऊर्जा रत्न अम्ब्रेला के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे संदेह है कि बहुत कम लोग इसका सटीक स्थान जानते होंगे। तांग जेन ने सिर हिलाया, यह उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। ये बात समझ में आती है। अम्ब्रेला कंपनी जादुई ऊर्जा से भरपूर ओरिजिन स्टोन को निश्चित रूप से महत्व देगी और दूसरों को इसे इतनी आसानी से प्राप्त करने नहीं देगी। अगर इसका इस्तेमाल प्रयोगों के लिए भी किया जाता तो शायद इसे बहुत सख्ती से नियंत्रित किया जाता।
जहां तक ओरिजिन स्टोन्स को ले जाने के लिए जिम्मेदार सुरक्षाकर्मियों की बात है, उन्हें शायद शुरू से अंत तक पता ही नहीं था कि वे क्या ले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे ओरिजिन स्टोन को खोजने के लिए कुछ विशेष तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। तो अम्ब्रेला के पास कितने उच्च पदस्थ कर्मी हैं, खासकर वे लोग जो एनर्जी जेम के सटीक स्थान के बारे में जानते हों। मैं उनमें से केवल 2 को जानता हूं और यह उनके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी है। जैसे ही रेड क्वीन ने बोलना समाप्त किया, मॉनिटर पर एक छवि उभर आई जिसमें अम्ब्रेला के 2 अधिकारियों की तस्वीरें और कुछ बुनियादी जानकारी दिखाई दे रही थी। तांग जेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इस जानकारी के साथ अब उसे अपनी अगली चाल की दिशा मिल गई थी। वैसे आपको इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला? तांग जेन को अचानक कुछ सूझा। उसने मॉनिटर पर लाल स्क्रीन की ओर देखा और कुछ उलझन के साथ पूछा। गोपनीय जानकारी के लीक होने से बचाने के लिए पूरे हाइव बेस के नेटवर्क को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया था, इसलिए रेड क्वीन को इस स्पष्ट रूप से अति गोपनीय जानकारी के बारे में पता नहीं होना चाहिए था। मैंने बस कुछ तरकीबें आजमाई, लाल रानी ने समझाया, फिर कहा, जानते हो, लंबे समय तक एक ही जगह पर बंद रहना बहुत उबाऊ हो सकता है। स्पष्टतः रेड क्वीन ईमानदार नहीं थी और उसने किसी अज्ञात तरीके से अम्ब्रेला से यह अति गोपनीय जानकारी चुराई थी। तांग जेन ने बिना कोई और सवाल पूछे सिर हिलाया और लापरवाही से रनिंग मशीन की ओर इशारा किया। उस लाल वस्तु के चेहरे के भाव बदल गए और वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तांग जेन ने पहले ही रिमोट से बिजली बंद कर दी थी और उसकी छवि मॉनिटर से तुरंत गायब हो गई। तांग जेन ने अपने सामने रखे उपकरणों को अपने भंडारण स्थान में रखा, एसयूवी में कूदा और तेजी से दूर चला गया। कई घंटों बाद शहर के बाहरी इलाके में एक एसयूवी धीरे धीरे शहर में प्रवेश कर गई। कार्लैंड के बारे में जानकारी खोजने और उसकी यात्रा व्यवस्था की पुष्टि करने में मेरी मदद करें। तांग जेन ने खिड़की के बाहर हलचल भरे शहर पर नजर डालते हुए यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक टूलकिट को निर्देश दिए। बहुत जल्द ये जगह बंजर भूमि बन जाएगी और भविष्य में यह उत्परिवर्तित ज़ोंबी और परजीवी जानवरों के लिए स्वर्ग बन जाएगी। इस शहर में फंसे लोगों को शायद अभी तक ये पता नहीं है कि यह वही स्टील का जंगल था जिसे वे आनंददायक और गर्व का पात्र मानते थे, जिसने उनके भागने के रास्ते को पूरी तरह से काट दिया और अंततः उनकी मौत का कारण बना। आखिरकार कोई जगह जितनी अधिक घनी आबादी वाली होती है, आपदा आने पर वह उतनी ही अधिक अराजक हो जाती है और ज़ॉम्बी उतनी ही तेजी से फैलते हैं। बेशक इन सब बातों का तांग जेन से कोई लेना देना नहीं है। अगर वह इसमें शामिल होना भी चाहता तो आपदा आने से पहले उसे कहीं और भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ज़रूरत पड़ती। जब तक अम्ब्रेला को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया जाता, इस दुनिया का विकास एक निश्चित दिशा में होता रहेगा और देर सवेर यह एक बंजर भूमि बन जाएगी। दरअसल अगर तांग जेन ने इस दुनिया के अलग अलग समय कालों में प्रवेश करने की विधियां भी सीख ली होती तो भी वह हस्तक्षेप नहीं करता। ऐसा करने से न केवल उसे नियमों की शक्ति से और भी अधिक अस्वीकृति झेलनी पड़ती, बल्कि भविष्य में इस दुनिया की उत्पत्ति का पता लगाने में सहायक बंजर भूमि भी शायद प्रकट न होती। तांग जेन कभी भी इतने निरर्थक और थकाऊ काम में नहीं पड़ना चाहेगा। ठीक उसी समय यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक टूलकिट ने जानकारी की खोज और उसे व्यवस्थित करने का काम पूरा कर लिया था, जिसमें करांड की विशिष्ट समय सारिणी और मार्ग सूचीबद्ध थे। विश्लेषण के अनुसार वह 15 मिनट में शहर में कहीं किसी व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित होंगे। मुझे उससे वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अपनी कलाई को झटकते ही तांग जेन ने तेजी से गति पकड़ी और तीर की तरह आगे बढ़ गया। चलते फिरते ट्रैफिक के बीच तांग जेन ने अपने ऑफ रोड वाहन को कई रोमांचक और कठिन करतबों के साथ आगे बढ़ाया और जल्दी ही उसकी गति सीमा तक पहुंच गया। भारी यातायात वाले शहर में इस तरह से गाड़ी चलाना बेहद दुर्लभ है, इतना कि रास्ते में मौजूद ड्राइवरों ने ये देखने के लिए अपनी गर्दन बाहर निकाली कि शहर के केंद्र में इतनी तेज गति से गाड़ी चला रहा यह व्यक्ति कौन है। इतनी तेज गाड़ी चलाते हुए क्या आपको चौराहों पर दुर्घटना होने का डर नहीं लगता? दरअसल उस समय तांग जेन ने ट्रैफिक लाइटों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर रखा था और सबसे छोटा रास्ता चुन लिया था। जब भी तांग जेन की कार चौराहे से गुजरती तो उसे सुगम मार्ग के लिए हरी बत्ती मिल जाती। इसलिए तांग जेन लगभग बिना किसी बाधा के अपने गंतव्य तक पहुंच गया। एसयूवी सड़क के किनारे आराम से रुक गई। काले रंग का ट्रेंच कोट पहने तांग जेन गाड़ी से बाहर कूदी और फिर उसने धूप का चश्मा निकालकर पहन लिया। अपने आसपास के वातावरण पर एक नज़र डालने के बाद तांग जेन थोड़ी दूर स्थित एक इमारत की ओर बढ़ गया। इमारत के सामने पहले से ही लोगों का एक समूह खड़ा था जो किसी का स्वागत करता हुआ प्रतीत हो रहा था। काले सूट पहने सुरक्षाकर्मी पास ही खड़े थे, उनके चेहरे गंभीर थे और वे राहगीरों पर पैनी नजर रख रहे थे। जैसे ही एक अंगरक्षक ने तांग जेन को देखा और घबराकर उसकी ओर देखने लगा, तभी पास ही से लग्जरी कारों का एक काफिला धीरे धीरे पास आने लगा। जो लोग इंतजार कर रहे थे वे उत्साहित हो गए, अपनी पीठ सीधी कर ली और उनके चेहरे गर्मजोशी और दयालु मुस्कान से भर गए।
कार का दरवाजा खुला और कुछ अंगरक्षक बाहर कूद गए। उन्होंने कार के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया और उनके हाथ धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां हथियार रखे गए थे। इसी बीच विभिन्न आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं इन कारों से बाहर निकले और उन्होंने हाथ मिलाया और एक दूसरे का अभिवादन किया। तांग जेन पर नजर रख रहे सुरक्षा गार्ड को शायद महसूस हो गया था कि तांग जेन के साथ कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह उसके पास आकर कुछ पूछने वाला था, अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तांग जेन, जो अब तक खाली हाथ था, अचानक वीआईपी लोगों के ठिकाने की ओर दौड़ा और उसी समय अपने ट्रेंच कोट के नीचे से 2 स्वचालित राइफलें निकाल लीं। अंगरक्षक के पास और कुछ सोचने का समय नहीं था। उसने बिना किसी झिझक के अपनी कमर की ओर हाथ बढ़ाया और हमले को रोकने के लिए अपना हथियार निकालने की कोशिश की। लेकिन उसी क्षण तांग जेन ने उस पर दुर्भावनापूर्ण मुस्कान बिखेरी और ट्रिगर दबा दिया। अचानक एक तेज और लगातार गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और तांग जेन के सामने खड़े तीनों सुरक्षाकर्मियों को गोली लग गई। उनके शरीर से खून बहने लगा और वे जमीन पर गिर पड़े, उठने में असमर्थ थे। गोली चलने की आवाज़ सुनते ही पास ही खड़े लोग दहशत से नीचे झुक गए और अंगरक्षकों की सुरक्षा में अपने बगल में खड़ी बुलेटप्रूफ कारों में घुस गए। हालांकि तांग जेन एक स्वचालित राइफल का इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी वह इस उच्च स्तरीय बुलेटप्रूफ कार को भेदने में असमर्थ था और यहां तक कि एक बड़े कैलिबर की स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करना भी काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। उसी समय सुरक्षाकर्मियों ने भी तांग जेन पर हमला करना शुरू कर दिया और तांग जेन के ठिकाने पर गोलियों की बौछार होने लगी। उन गोलियों से आसानी से बचते हुए जो अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं, तांग जेन ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की और अपनी दृष्टि के दायरे में आने वाले सभी बंदूकधारियों को मार गिराया। इसके तुरंत बाद उसकी आकृति एक भूत की तरह प्रकट हुई, अचानक बुलेटप्रूफ कारों में से एक के पास पहुंची और उस वाहन को पकड़ लिया जो मुड़ने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर ने अविश्वास भरी निगाहों से तांग जेन को देखा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई सिर्फ एक हाथ से इतनी मॉडिफाइड कार को कंट्रोल कर सकता है। कार को रोके रखने वाले तांग जेन ने राहगीरों के भयभीत चेहरों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और कार की खिड़की से एक खाली स्वचालित राइफल बाहर फेंक दी। स्नैप! बुलेटप्रूफ ग्लास, जो स्नाइपर राइफल की गोलीबारी को झेलने के लिए काफ़ी मजबूत था, एक स्वचालित राइफल की गोली से आसानी से भेद दिया गया, जिससे ड्राइवर सीधे ड्राइवर की सीट पर ही फंस गया। पीछे मुड़कर कार की ओर चलते हुए तांग जेन ने अचानक हाथ बढ़ाया और जोर से खींचा, जिससे 300 पाउंड से अधिक वजनी कार का दरवाजा सचमुच फटकर अलग हो गया। कार की पिछली सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी भयभीत भाव से तांग जेन को देख रहा था। इस यात्रा पर तांग जेन का लक्ष्य करान था, जो अम्ब्रेला कंपनी का एक उच्च पदस्थ अधिकारी था। जैसे ही तांग जेन ने कार का दरवाजा खोला और कारलैंड को देखा, उसके बगल में बैठे एक हटे कट्टे आदमी ने अचानक तांग जेन को एक जोरदार मुक्का मार दिया। तांग जेन तैयार लग रहा था। उसने जल्दी से बुलेटप्रूफ कार का दरवाजा, जिसे उसने गिराया नहीं था, पीछे खींच लिया और उसका इस्तेमाल अपना रास्ता रोकने के लिए किया। टकराना! एक धीमी सी आवाज के बाद कार के भारी दरवाजे पर आधा इंच गहरा मुट्ठी का निशान साफ दिखाई दिया। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र, जिसका रहस्य उजागर हो चुका है। मर जा! तांग जेन ने कार का दरवाजा अपने हाथ से घुमाते हुए उस हटे कट्टे आदमी को मारा जिसका आधा शरीर कार से बाहर निकला हुआ था। हड्डियों के टूटने और नसों के चटकने की आवाज़ गूंजी और फिर वह हट्टा कट्टा आदमी एक गुड़िया की तरह दूर जा गिरा। ठीक है, अब हम बैठकर ठीक से बात कर सकते हैं। तांग जेन कलांडे के बगल में बैठ गया, उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और उसका अभिवादन ऐसे किया जैसे वे पुराने परिचित हों। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? इस समय कलांड काफ़ी शांत था। शायद वह जानता था कि उसके सामने खड़े उस व्यक्ति से बचने का कोई रास्ता नहीं है जो आसानी से सर्वनाश को मार सकता है, इसलिए उसे बचने के तरीके की परवाह ही नहीं थी। यदि आप दूसरे पक्ष को नाराज करते हैं तो आप वास्तव में जानलेवा खतरे में पड़ सकते हैं। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि मैं आपको सोचने और मुझे उस ऊर्जा रत्न का स्थान बताने के लिए केवल 10 सेकंड का समय दूंगा जो दिव्य कवच को संचालित करता है। मुझे बताओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तांग जेन ने धीरे धीरे पास आ रहे सुरक्षाकर्मियों और पुलिसकर्मियों पर एक नज़र डाली और शांत स्वर में कहा, अब टाइमर शुरू करो। नाकलैंड ने गहरी सांस ली और तांग जेन को सीधे घूरने लगी, मानो वह गहरी सोच में डूबी हुई हो। मैं तुम्हें जानता हूं और मुझे तुम में बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि असाधारण क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए तुम्हें दैवीय कवच पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। कारलैंड अचानक बोल पड़ा, उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी और उसने तांग जेन से कहा, शायद हम सहयोग कर सकते हैं। तुम अम्ब्रेला के बारे में जानते हो। आपके पास 3 सेकंड बचे हैं। ठीक है, समय समाप्त। इसी समय तांग जेन ने कलांद के सामने अपना हाथ उठाया और फिर अचानक हवा में से एक अत्यंत तेज राक्षसी कटार प्रकट हुई। खंजर से निकलती ठंडक महसूस करते हुए कलांद ने घबराकर अपना गला निगल लिया। उसे पूरा यकीन था कि खंजर आसानी से उसकी गर्दन चीर सकता है। ठीक है, तुम जीत गए, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अंततः मौत के आसन खतरे ने कारलैंड को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और फिर उन्होंने एक भाषण दिया।
कलांडे द्वारा स्थान का खुलासा करने पर तांग जेन ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और व्यंग्यपूर्वक कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? कार्लैंड ने सिर हिलाते हुए समझाया, ये सचमुच उसी जगह पर है। मेरे पास आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। दरअसल हम उन्हें वहां से हटाने ही वाले हैं, क्योंकि फिलहाल वहां रहना सुरक्षित नहीं है। मेरा अनुमान है कि विशेष अभियान दल जल्द ही पहुंचने वाला है। मैं तुम पर सिर्फ एक बार और केवल एक बार ही भरोसा करूंगा। तांग जेन ने खंजर म्यान में रखा, उठा और कार से बाहर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर कार्लैंड के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, सच बता दो, वरना मैं तुम्हें भयानक मौत मरने की गारंटी देता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तांग जेन की आकृति अचानक गायब हो गई। वहां केवल आश्चर्यचकित सुरक्षाकर्मी और उदास चेहरे वाला कार्लैंड ही रह गया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कलांड ने अपना संचार उपकरण निकाला और गहरी आवाज में कहा, ये कलांड है। समिति के सभी सदस्यों को सूचित करें। लक्ष्य प्रकट हो चुका है और ऊर्जा रत्न के भंडार वाले स्थान की ओर बढ़ रहा है। ये सलाह दी जाती है कि शुद्धिकरण शूरवीरों और भूत बलों को तुरंत जुटाकर उन्हें पकड़ लिया जाए। कम्युनिकेटर के दूसरी तरफ कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, जिसके बाद कई पुरुषों की आवाजें सुनाई दीं। सहमत होना... तांग जेन ने टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी और अब वह रैकून सिटी के बाहरी इलाके में था। रैकून सिटी में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। सभी सड़कें अवरुद्ध थीं और अनगिनत लोग दहशत में शहर के बाहरी इलाकों में जमा हो गए थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभेद्य रक्षात्मक नाकाबंदी और उन निर्मम, उदासीन सैनिकों का सामना करते हुए हताश नागरिकों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और वे केवल विरोध प्रदर्शन कर सकते थे और जोर जोर से विलाप कर सकते थे। शहर के ऊपर से लगातार घना धुआं उठता जा रहा था और आसमान में हेलीकॉप्टर तेजी से उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि अम्ब्रेला कंपनी ओरिजिन स्टोन को रैकून सिटी में रखेगी, इसलिए उसे सीधे वहां टेलीपोर्ट करने के लिए मैप टेलीपोर्टेशन फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा। सौभाग्य से उसने रैकून सिटी से शुरुआत की थी और ज्ञात क्षेत्रों से गुजरा था, जिससे उसे इस ऊर्जा खर्चीले एप्लीकेशन का उपयोग करने की अनुमति मिली। परिणामस्वरूप उसके शरीर में संग्रहित ऊर्जा का 1/4 हिस्सा सीधे तौर पर खर्च हो गया और कौन जानता है कि ऊर्जा की कमी वाली इस दुनिया में वह कब तक ठीक हो पाएगा। हालांकि समय बेहद महत्वपूर्ण था और तांग जेन के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उसे विशेष अभियान दल के पहुंचने से पहले ही उत्पत्ति पत्थर पर कब्जा करना था। जैसे ही तांग जेन ने मानसिक आदेश दिया, रैकून सिटी का एक नक्शा उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ और कार्लैंड द्वारा इंगित स्थान स्पष्ट रूप से चिन्हित था। इसके तुरंत बाद तांग जेन की आकृति बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ी और सीधे ऊंची धातु की सुरक्षात्मक दीवार को पार कर गई। रैकून सिटी के घेराबंदी वाले इलाके में प्रवेश करते ही तांग जेन की आंखों के सामने प्रलय का मंजर छा गया। गाड़ियां हर जगह बिखरी पड़ी थीं और जगह जगह खून और आंतरिक अंगों से लथपथ क्षत विक्षत शव जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे थे। अलग अलग तरह के परिधान पहने ज़ॉम्बी के समूह सड़कों पर घूम रहे हैं और अपने से अलग किसी भी प्राणी पर हमला कर रहे हैं। कभी कभार जीवित बचे लोग चीखते चिल्लाते और इन नरभक्षी राक्षसों से बचने के लिए बेतहाशा भागते हुए दिखाई देते, फिर किसी इलाके में छिप जाते, कांपते हुए और किसी उद्धारकर्ता के आने की प्रार्थना करते। दुर्भाग्य से उन्हें यह नहीं पता था कि यह जगह पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी और जल्द ही परमाणु बमों से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तांग जेन के पास इन विनाश की ओर अग्रसर लोगों पर ध्यान देने का समय नहीं था और इसके बजाय वह सीधे लक्ष्य क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उसकी मौजूदा रफ्तार को देखते हुए तो चलना भी अविश्वसनीय रूप से तेज है। अगर कोई इस समय आसमान की ओर देखे तो उसे गगनचुंबी इमारतों के बीच एक प्रेत तेजी से चमकता हुआ दिखाई देगा। कुछ ही समय बाद तांग जेन अपने गंतव्य पर पहुंच गया, जो एक 6 मंजिला सफ़ेद इमारत थी। ये भी अम्ब्रेला की संपत्तियों में से एक है। ये देखने में साधारण लगती है, लेकिन इसमें दिखने से कहीं अधिक खूबियां हैं। इस इमारत के नीचे एक भूमिगत स्थान भी है, जो लगभग उसी समय का है जब हाइव की स्थापना हुई थी। इस भूमिगत स्थान को बनाने का मूल उद्देश्य केवल कुछ मूल्यवान वस्तुओं को संग्रहित करना था, इसलिए इसकी सुरक्षा का स्तर उच्च है। कलांद के अनुसार उत्पत्ति का पत्थर इसी स्थान पर रखा गया है। तांग जेन ने अपने आसपास नजर डाली और बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए सीधे इमारत की ओर दौड़ पड़ा। स्पष्ट रूप से संकट शुरू होने पर इमारत के कर्मचारी भाग गए थे और अब लॉबी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हर जगह खून के छींटे पड़े हैं और हर जगह घसीटने के निशान हैं। अपनी मानसिक ऊर्जा को बिखेरने के बाद तांग जेन ने चारों ओर खोजबीन की और जल्दी ही एक छिपी हुई लिफ्ट तक पहुंच गया। हालांकि रैकून सिटी में अफरा तफरी मची हुई थी और बिजली की आपूर्ति लगभग ठप हो गई थी, लेकिन इमारत में बिजली का एक बैकअप स्रोत था, इसलिए लिफ्टें अभी भी सामान्य रूप से काम कर रही थीं। लिफ्ट का दरवाजा खोलने के बाद तांग जेन ने लिफ्ट के ऊपरी हिस्से पर हाथ फेरा और एक छिपा हुआ पैनल ऊपर आ गया, जिस पर नंबर की कुंजियां और एक LCD स्क्रीन दिखाई दे रही थी। बस यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक टूलकिट को लॉन्च करें, इसे जल्दी से क्रैक करें और स्क्रीन पर एक सत्यापन संदेश दिखाई देगा।
लिफ्ट, जिसमें मूल रूप से केवल ऊपर जाने का बटन था, अचानक नीचे भूतल पर उतर गई और फिर उस छेद को ढकने के लिए एक नई मंजिल उभर आई। तांग जेन धीरे धीरे नीचे उतरती हुई जमीन पर तब तक भावहीन खड़ी रही जब तक वह रुक नहीं गई, फिर वह बाहर निकली। उसके सामने लगभग 50 वर्ग मीटर आकार की एक साधारण और सुव्यवस्थित भूमिगत इमारत दिखाई दी, जो कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भरी हुई थी। साथ ही एक छेद भी था जो एक सर्विस विंडो जैसा दिखता था। इन वस्तुओं के अलावा वहां मानव उपस्थिति का कोई निशान नहीं था। वह जगह रहस्यमय रूप से साफ थी। तांग जेन के अनुमान के अनुसार ये स्थान पूरी तरह से कंप्यूटर नियंत्रित होना चाहिए और यहाँ रखी गई वस्तुएं मोटी मिश्र धातु की दीवारों के पीछे होनी चाहिए। हालांकि तांग जेन को यह आशंका सता रही थी कि कहीं वह एक कदम पीछे न रह जाए। यहाँ प्रोग्राम को तुरंत क्रैक करें और सभी संग्रहीत वस्तुओं की जानकारी देखें। आदेश जारी होते ही हैकिंग की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई और कुछ ही पलों में पूरी हो गई। यहाँ सुरक्षा के इतने मजबूत इंतजाम के बावजूद मोबाइल एप्लीकेशन की घुसपैठ को रोकना नामुमकिन था। जैसे ही डिक्रिप्शन पूरा हुआ, तांग जेन के सामने वस्तुओं की एक सूची प्रकट हुई। उस पर एक नज़र डालते ही उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वस्तुओं की सूची में वास्तव में ओरिजिन स्टोन शामिल थे, लेकिन दुर्भाग्य से रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे सभी एक दिन पहले ही ले जाए गए थे। कलिन, तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र 886 सजा 2 नज़र रखो। अध्याय 885 सजा ट्रैकिंग। यह असंभव है कि कलांट को यह पता ना हो कि ओरिजिन स्टोन पहले ही ले लिया गया है, फिर भी उसने तांग जेन को गलत जानकारी दी। ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया धोखा था। शायद जब तांग जेन यहाँ पहुंचेगा तो उसके लिए कई तरह के उपाय तैयार होंगे, लेकिन दूसरा पक्ष कभी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि तांग जेन में पलक झपकते ही हजारों मील की यात्रा करने की क्षमता है, इसलिए अस्थायी व्यवस्था करने के लिए शायद पर्याप्त समय न हो। बेशक तांग जेन को पहले ही अंदाजा हो गया था कि जानकारी गलत हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे इसकी पुष्टि करने की कोशिश करनी ही थी। सौभाग्य से विशेष अभियान दल ने यहां पहुंचने के बाद पहले ही वीडियो फुटेज छोड़ दिया था और उन्नत तकनीक से लैस तांग जेन को उनके आंदोलनों पर नजर रखने का पूरा भरोसा था। एक बार जब लक्ष्य अपना चेहरा दिखा दे तो उसकी नाक के नीचे से भागने के बारे में सोचना भी मत। जहां तक कार्लेन की बात है, जिसने खुद को धोखा दिया, उसे भी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तांग जेन ने जब उसकी पीठ थपथपाई थी तब उसने पहले से ही एक बैकअप योजना तैयार कर रखी थी। ये जादुई दुनिया की एक गुप्त तकनीक है जो हजारों मील दूर से भी किसी को मार सकती है। तांग जेन ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक आधा खाया हुआ कीड़ा निकाला जो जोंक जैसा दिखता था, उस पर व्यंग्य किया और फिर उसे आग की लपटों से जला दिया। आग की लपटें बेहद तेज थीं, फिर भी आधा खाया हुआ कीड़ा जलने के बावजूद मरा नहीं, बल्कि वह आग की लपटों के बीच छटपटाता और संघर्ष करता रहा, यहाँ तक कि एक धीमी तीखी चीख भी निकाली। इसी बीच एक अन्य स्थान पर कार्लेन, जो एक बैठक में भाग ले रहा था, को अचानक अपनी छाती में हल्का सुन्नपन महसूस हुआ, मानो कुछ उसके हृदय प्रणाली को अवरुद्ध कर रहा हो। अगर वह अपने शरीर के आर पार देख पाता तो उसे पता चलता कि उसके हृदय क्षेत्र में एक अजीबोगरीब कीड़े का आधा हिस्सा है जो बेताब होकर छोटे छोटे कीड़े के अंडे बाहर निकाल रहा है। बहुत दूर से भी कीट का निचला शरीर इस बात को महसूस कर सकता था कि उसका ऊपरी शरीर नष्ट हो रहा है। इसलिए जो कीड़ा मूल रूप से निष्क्रिय अवस्था में था, उसने तुरंत एक सहज प्रतिक्रिया दी, जो कि मरने से पहले प्रजनन करने की उसकी क्रिया भी थी। जैसे ही इन परग्रही कीड़ों के अंडे गर्म रक्त में प्रवेश कर गए, वे तुरंत ही खतरनाक दर से बढ़ने लगे। महज कुछ ही मिनटों में कलांट का रक्त लगातार रेंगते हुए पतले कीड़ों से भर गया। करांट का खून पीते हुए वे लगातार बढ़ते गए और लगभग मां के आकार के बराबर हो गए। अंडे देते रहने के साथ साथ वे करांट के शरीर को भी तेजी से नष्ट कर रहे थे। इसी क्षण कलांट कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर असहनीय दर्द के भाव थे और उसकी आंखों में अवर्णनीय भय भरा हुआ था। उसके आसपास मौजूद लोगों की भयभीत निगाहों के बीच करांट के साथ छिद्रों से खून बहने लगा और उसी समय जोंक जैसे कीड़े तेजी से उसके शरीर से बाहर निकलने लगे। इस भयावह दृश्य को देखकर हर कोई इतना भयभीत हो गया कि वे तुरंत पीछे हट गए, इस डर से कि कहीं उन पर इसका जरा सा भी अंश न लग जाए। करण की बात करें तो वह उठने की कोशिश कर रहा था, अपने हाथ फैला रहा था और अपने होंठ हिला रहा था मानो मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन उसका मुंह कीड़ों से भरा हुआ था और वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। टकराना। एक दबी हुई धमक के साथ कार्लेन का पेट फट गया, जिससे कॉन्फ्रेंस रूम में बदबूदार और अफरा तफरी मच गई। उसी समय चिपचिपी गंदगी के साथ अनगिनत कीड़े बाहर निकल आए और पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में रेंगने लगे। कार्लेन बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले तांग जेन की छवि और उसके छोड़े हुए शब्द अचानक उसके दिमाग में आ गए। बेहतर होगा कि तुम सच बता दो, वरना मैं तुम्हें भयानक मौत का सामना करने की गारंटी देता हूं। जैसे कि कुछ एहसास हुआ हो, अंतिम सांस लेने से पहले उनके होंठों के कोने पर एक कड़वी, अनिच्छुक मुस्कान दिखाई दी।
कलांत की मृत्यु के तुरंत बाद दूसरी तरफ मौजूद तांग जेन ने अपने हाथ में मौजूद जले हुए कीड़े के शव को फेंक दिया और तिरस्कारपूर्ण ढंग से घुराया। स्पेशल ऑपरेशंस टीम के वीडियो फुटेज प्राप्त करें और उनकी गतिविधियों का पता लगाएं। मैं जानना चाहता हूं कि वे कहां गए। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक टूलकिट के निर्देश देने के बाद तांग जेन ने बैंगनी बिजली की छोटी तलवार निकाली और अविश्वसनीय रूप से कठोर मिश्र धातु की दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया, जिससे वह दीवार के पीछे स्थित मिश्र धातु के गोदाम में प्रवेश कर गया, जिसका आकार 1000 वर्ग मीटर से अधिक था। वह बिना किसी कारण के तो नहीं आया होगा, उसे अपनी मेहनत का कुछ न कुछ मुआवजा तो मिलना ही था। इसके अलावा यहाँ बची हुई चीज़ें वाकई तांग जेन के पैसे के लायक थीं। तांग जेन द्वारा सफाई पूरी करने के बाद संपादित वीडियो रिकॉर्डिंग उसके सामने आ गई। इसे 1 दर्जन से अधिक छोटी स्क्रीन में विभाजित किया गया था, जिनमें से सभी उस विशेष अभियान दल से संबंधित थीं। उसी समय एक नक्शा सामने आया जिसमें विशेष अभियान दल का मार्ग सीधे तौर पर दर्शाया गया था। तांग जेन को आश्चर्य हुआ कि इस जगह से निकलने के बाद विशेष अभियान दल ने रैकून सिटी नहीं छोड़ा, बल्कि हेलीकॉप्टर में सवार होने के कुछ ही समय बाद उन पर अचानक कहीं से आए एक रॉकेट से हमला हो गया। गिरने के बाद इन बदकिस्मत लोगों पर ज़ॉम्बी और अज्ञात सशस्त्र कर्मियों ने हमला कर दिया, जिसके दौरान भयंकर लड़ाई हुई। अब यह अज्ञात है कि वे कहाँ छिपे हैं। ये वास्तव में तांग जेन के पक्ष में काम करता है, उसे केवल उसी शहर के भीतर खोज करने की आवश्यकता है जिसमें वह है। इससे पहले रैकून सिटी से सूचना लीक होने से रोकने के लिए एक जैमिंग डिवाइस सक्रिय कर दिया गया था, जिससे कोई भी संचार सुविधा बाहरी दुनिया को संकेत नहीं भेज पा रही थी। इसलिए जिन विशेष अभियान दल के सदस्यों की तलाश की जा रही थी, वे संभवतः अभी भी यहीं हैं। नजरिया बदलते हुए तांग जेन तेजी से जमीन पर लौट आया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस समय सड़क पर मौजूद ज़ॉम्बी की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी। तांग जेन को देखते ही वे पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। विशेष अभियान दल को ढूंढने की जल्दी में तांग जेन के पास उन ज़ॉम्बियों पर ध्यान देने का समय नहीं था जिन्हें वह आसानी से मार सकता था। इसके बजाय वह तेज़ी से गलियों में आगे बढ़ा। वह उस स्थान की ओर जा रहा था जहां विशेष अभियान दल को आखिरी बार देखा गया था और उसका इरादा उस स्थान को खोज के केंद्र के रूप में उपयोग करने का था। जब वह एक गली से गुजर रहा था और दुर्घटनास्थल पर पहुंचा, तो उसने देखा कि 1 दर्जन ज़ॉम्बी एक भाई बहन का पीछा कर रहे थे, जिनमें से एक बड़ा और एक छोटा था, और उसने सहजता से उन्हें बचा लिया। उनके माता पिता उन्हें बचाने की कोशिश में ज़ॉम्बी द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, और अगर वे तांग जेन से नहीं मिले होते तो भाई बहन का भाग्य भी शायद ऐसा ही होता। दरअसल अगर वे रैकून सिटी नहीं छोड़ पाते तो भाई बहन का अंत निश्चित था। हालांकि चूंकि उसने पहले ही कार्रवाई कर दी थी, इसलिए उन्हें वहां से ले जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। बाकी बचे लोगों के लिए तो बस अच्छे की ही उम्मीद की जा सकती है। अपने अब भी भयभीत भाई बहनों को साथ लेकर तांग जेन युद्ध के निशान खोजने के लिए खंडहर हो चुकी सड़कों पर घूमने लगी। जब उनका रास्ता ज़ॉम्बी से भर जाता तो तांग जेन उन्हें बेपरवाही से मार डालता। उसके ये तरीके आम लोगों की कल्पना से परे थे और भाई बहन को आश्चर्यचकित कर देते थे। महोदय, क्या आप जादूगर हैं? 10 वर्षीय लड़के ने प्रशंसा भरे लहजे में पूछा, जबकि उसकी बहन भी सच्चाई जानने की चाह में तांग जेन को ध्यान से देख रही थी। एक जादूगर, शायद। तांग जेन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने जमीन से एक खाली कारतूस उठाया। कारतूस पर बने सूक्ष्म निशानों से वह समझ गया कि यह उस सबमशीन गन से चला है जिसका वह पीछा कर रहा था। तांग जेन ने लापरवाही से खाली कारतूस को एक तरफ फेंक दिया और इत्मीनान से आगे बढ़ते हुए जल्द ही एक ऊंची इमारत के पास पहुंच गया। तांग जेन को पूरा यकीन था कि विशेष अभियान दल के सभी सदस्य इमारत में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे अभी तक बाहर निकले हैं या नहीं। रात हो चुकी थी और विशाल इमारत एक भयंकर राक्षस की तरह लग रही थी, जिसके छिपे हुए खतरे अज्ञात थे। तांग जेन ने मानवीय गतिविधि के संकेतों को महसूस करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया और उन्हें शीघ्र ही खोज निकाला। अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाए तो एक तरफ छिप जाना, समझे? ये सुनकर भाई बहन ने जल्दी से सिर हिलाया और साथ ही अनजाने में अपने हाथों में मौजूद अस्थायी हथियारों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तांग जेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और इमारत के प्रवेश द्वार की ओर चलने के लिए मुड़ गई। स्टॉप्ड। अध्याय 886 शुद्धिकरण शूरवीर। उस विशाल इमारत के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन खून की एक तेज तीखी गंध हवा में फैली हुई थी। आज रैकून सिटी में ऐसे दृश्य आम हैं। अंदर जाने पर आपको पता चलेगा कि दरवाजों और खिड़कियों के सारे शीशे चकनाचूर हो चुके हैं, जमीन मलबे से भरी पड़ी है और कुतरे हुए मानव कंकाल समय समय पर दिखाई देते हैं। यह आपदा वास्तव में ज़्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन इससे हुआ नुकसान भयावह था और उसी समय मानवता का पतन हो गया। अपनी सैर के दौरान तांग जेन ने एक से अधिक शव देखे। उनकी मौत ज़ॉम्बी द्वारा खाए जाने से नहीं, बल्कि मनुष्यों द्वारा मारे जाने से हुई थी। इस तरह के अनगिनत रक्तपात को देख चुके तांग जेन को इसकी आदत हो चुकी थी।
जैसे ही वे एक सीढ़ी से गुजरे, एक कोने में एक शव सिकुड़कर पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे तांग जेन ने दूर से ही पलट दिया। यह एक हट्टा कट्टा गोरा आदमी है जिसने काला मिलिट्री सूट पहना हुआ है, उसके सिर में गोली लगी है, उसका चेहरा सूखे खून से सना हुआ है और वह बेजान आंखों से खाली निगाहों से घूर रहा है। पहले देखे गए वीडियो फुटेज के आधार पर यह व्यक्ति वास्तव में विशेष अभियान दल का सदस्य है, जिससे पता चलता है कि तांग जेन का ट्रैकिंग मार्ग सही था। तो विशेष अभियान दल के बाकी सदस्य कहाँ हैं? क्या वे पहले ही जा चुके हैं? उस आदमी का हथियार नहीं छीना गया, जिससे साफ पता चलता है कि उसके साथी और दुश्मन जल्दी में थे। तांग जेन ने लापरवाही से उसे उठाया और अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ फेंक दिया। क्या आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है? तांग जेन ने पास ही स्थित सीढ़ियों पर एक नज़र डाली और बिना सिर घुमाए पूछा। मेरे पिताजी ने मुझे इसे चलाना सिखाया, लेकिन मैं इसमें बहुत कुशल नहीं हूँ। राइफल पकड़े हुए लड़की ने जवाब देने से पहले मैगजीन की जांच की। ठीक है, तुम और तुम्हारा भाई उस कमरे में छिप जाओ और मेरे वापस आने का इंतजार करो, समझे? लड़की एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से सिर हिलाया, अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और उस कमरे में चली गई जिसकी ओर तांग जेन ने इशारा किया था, और उनके पीछे दरवाजा कसकर बंद कर दिया। ठीक उसी क्षण तांग जेन की आकृति बिजली की तरह चमकी। वह सीधे खिड़की की ओर दौड़ा और फिर मानो समतल जमीन पर चल रहा हो, खड़ी दीवार पर चढ़ गया। वह पलक झपकते ही दसियों मीटर ऊंची इमारत तक पहुंच गया। छप छप, ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी अदृश्य हाथ ने कांच की दीवार को तोड़कर एक बड़ा छेद बना दिया हो और तांग जेन का शरीर उसमें कूद गया। उसकी नज़र में जमीन पर 7 या 8 शव पड़े थे। वे विशेष अभियान दल के सदस्य थे। बगल के गलियारे में कई और शव पड़े थे। वे सभी अम्ब्रेला के कर्मचारी थे। जिस तरह से इन शवों को संरक्षित किया गया है, उससे लगता है कि इन सभी की हत्या बहुत कम समय में की गई थी। ये स्पष्ट नहीं है कि अपराधी ने ऐसा कैसे किया। हालांकि तांग जेन ने कुछ असामान्य देखा और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लगता है टेलीपोर्टेशन की यह विफलता आखिरकार कोई बुरी बात नहीं है। ये तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। इस समय सबसे ऊपरी मंजिल पर कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा था और उत्पत्ति के पत्थर भी कहीं नहीं मिल रहे थे, इसलिए तांग जेन को स्वाभाविक रूप से वहां और अधिक समय तक रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसी रास्ते से इमारत से कूदते हुए वह पलक झपकते ही जमीन पर आ गिरा। लेकिन जैसे ही तांग जेन नीचे उतरा, अचानक कई गोलियां निकली और सीधे उसके महत्वपूर्ण अंगों की ओर जा रही थीं। ये सभी गोलियां विशेष प्रकार की हैं और इनमें अत्यधिक भेदन क्षमता है। ये मोटी स्टील की प्लेटों को भी भेद सकती हैं। अगर ये किसी आम इंसान के शरीर पर लगे तो आसानी से उसके शरीर को चीर सकती हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ से चुपचाप गोलीबारी की गई, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि या तो आग्नेयास्त्रों को विशेष रूप से संशोधित किया गया था या एक नए प्रकार के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। स्नाइपर की गोलियों से आसानी से बचते हुए तांग जेन की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी जब उसने आगे की स्थिति की ओर देखा। विभिन्न शारीरिक बनावट वाले 20 से अधिक पुरुष और महिलाएं, सभी मिश्र धातु के कवच में एक समान रूप से सजे हुए, उसके स्थान की ओर बढ़ रहे थे। इन सभी लोगों के हाथों में तलवार और चाकू जैसे धारदार हथियार थे और उनमें से कुछ के पास स्नाइपर राइफलें थीं। पहली नज़र में वे अचानक उतरे मध्ययुगीन योद्धाओं की तरह लग रहे थे। उनके पीछे भारी कदमों की आहट सुनाई दी और फिर लगभग 3 मीटर ऊंचे 2 मानवाकार राक्षस प्रकट हुए, जो वल्कन तोपें लिए हुए थे और चलते समय धीमी गुर्राहट निकाल रहे थे। बिना अनुमान लगाए भी यह स्पष्ट है कि उनका निशाना तांग जेन है। हम मुर्गों और कुत्तों का झुंड, उनकी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर अपनी ताकत दिखाने की? तांग जेन की आंखों में हत्या का इरादा कौंध गया और अचानक आत्मा नष्ट करने वाली तलवार प्रकट हुई, जिसकी धार काली लपटों से छटपटा रही थी। जब तांग जेन ने असाधारण दिखने वाला हथियार अचानक प्रकट किया तो शूरवीरों ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि तांग जेन के पास ये क्षमता उनके यहाँ आने से पहले से ही मौजूद थी। विधर्मियों को दंडित करो और उन्हें शुद्ध करो। समूह के मुखिया अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तांग जेन की ओर अपनी विशाल तलवार तानते हुए दहाड़ मारी और बाकी लोगों ने भी एक साथ जवाब दिया। शुद्धिकरण योद्धाओं, हमला करो। उनके बोलते ही 20 से अधिक लोग हवा की तरह दौड़ पड़े। आम लोगों की तुलना में उनकी गति वास्तव में भयावह रूप से तेज है और लगभग कोई भी इससे बच नहीं सकता है, लेकिन तांग जेन की नज़र में ये गति उल्लेख करने लायक नहीं है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। चलो तुम्हें नरक में भेजते हैं। अपने चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हुए तांग जेन हंसे और धीरे से समूह के पीछे खड़ी एक महिला की ओर इशारा किया। भाड़ में जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गोरी महिला चीख पड़ी, तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर के सातों छिद्रों से खून बह रहा था। वह किसी राक्षस की तरह दिख रही थी। यह महिला, जो मानसिक शक्ति को नियंत्रित कर सकती है, उसने वास्तव में अपनी क्षमता से अधिक आंका और तांग जेन पर हमला करने के लिए मानसिक शक्ति का प्रयोग किया। वह तो सीधे सीधे मौत को दावत दे रही थी। तांग जेनहाओ की विशाल और असीम आध्यात्मिक शक्ति की तुलना में इस महिला का आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण अविश्वसनीय रूप से कमजोर था।
मात्र स्पर्श से ही वह पल भर में नष्ट हो गई और उसकी आत्मा चकनाचूर हो गई। उसी समय अन्य दुश्मन भी पास आ गए, उनके हथियार तांग जेन पर वार कर रहे थे, साथ ही आग के गोले और हवा के धमाके भी हो रहे थे। तांग जेन के शरीर से एक सुरक्षात्मक कवच निकला और उसी समय आत्मा नष्ट करने वाली तलवार बिजली की गति से उसके बगल में खड़े तीनों योद्धाओं पर से गुजरी और अचानक काले लपटों का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकला। तीनों शुद्धिकरण योद्धाओं ने तलवार को आते देखा, लेकिन वे बच नहीं पाए। उनकी चीख पुकार के बीच ही उन्हें कमर से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। एक और वार से एक और प्यूरिफिकेशन नाइट सिर से पैर तक 2 टुकड़ों में कट गया, उसके आंतरिक अंग जमीन पर बिखर गए। असुरक्षित। तांग जेन ने तुरंत 4 शुद्धिकरण योद्धाओं को मार डाला, जिससे अन्य शुद्धिकरण योद्धा भयभीत होकर पीछे हट गए, जबकि वह स्वयं बेहद ऊब महसूस कर रहा था। इस स्तर के प्रतिद्वंद्वी से लड़ना समय की बर्बादी है। सब खत्म हो गया, अब तुम सब मर सकते हो। तांग जेन के मुंह से तिरस्कार भरी फुसफुसाहट निकली, जिसके बाद उसने अपनी मुट्ठी भींचकर उसे जोर से जमीन पर पटका। आध्यात्मिक शक्ति साकार हुई। पल भर में आसपास की हवा मानो जम गई और फिर तांग जेन ने उसे अपने हाथ में पकड़ा और हथौड़े की तरह जमीन पर पटक दिया। फुफ। तांग जेन जहां था, उसके अलावा उसके चारों ओर की कंक्रीट की जमीन अचानक धंस गई और अंदर मौजूद शुद्धिकरण योद्धा चीखने से पहले ही चूर चूर हो गए। जहां तक वल्कन तोपे लिए हुए 2 राक्षसों की बात है, तांग जेन ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उन्हें घेर लिया और सीधे उनके बदसूरत सिरों को कुचल दिया। तांग जेन ने ताली बजाई, फिर थोड़ी दूर पर बचे आखिरी गंजे प्यूरिफिकेशन नाइट की ओर देखा। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। दूसरा पक्ष पहले से ही भयभीत था और जब तांग जेन ने उसे देखा तो वह बिना किसी झिझक के मुड़कर भाग गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। तांग जेन ने हाथ बढ़ाकर प्यूरिफिकेशन नाइट को पकड़ लिया, जिससे वह पीछे की ओर हवा में उछल गया और उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। फिर उसने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। मैं अब आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, क्या आप जानते हैं कि पावर जेम किसने चुराया? अगर दूसरे पक्ष को पता नहीं होता तो तांग जेन के पास उसे अपने पास रखने का कोई कारण नहीं होता। ये सुनकर गंजे प्यूरिफिकेशन नाइट ने तुरंत सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह समझ गया है। बहुत बढ़िया, आपको फिलहाल जीने का अधिकार मिल गया है। तांग जेन ने उसे जमीन पर फेंक दिया और संतुष्टि से सिर हिलाया। स्टॉप्ड स्पीकर ब्राउज़र। अध्याय 887 विद्रोही सेना जो हस्तक्षेप करती है। गंजे सिर वाला प्यूरिफिकेशन नाइट जमीन से उठा, उसके चेहरे पर अभी भी डर के भाव थे। प्यूरिफिकेशन नाइट बनने के बाद से इस गंजे आदमी का सामना लगभग कभी किसी योग्य प्रतिद्वंद्वी से नहीं हुआ है। केवल प्यूरिफिकेशन नाइट्स के सदस्य ही उसका मुकाबला कर सकते हैं, जो स्वयं भी अवेक न हैं। उसे पता भी नहीं चला कि वह धीरे धीरे अहंकारी होता जा रहा था, खुद को श्रेष्ठ समझने लगा था और आम लोगों को चींटियों के समान मानता था। लेकिन आज ही उसे यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में जागृत लोगों से भी अधिक शक्तिशाली प्राणी मौजूद हैं, जो उन्हें आसानी से नष्ट कर सकते हैं। तुलना में वे असली चींटियों की तरह प्रतीत होती हैं। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से चकनाचूर हो जाने के कारण गंजे व्यक्ति ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और तांग जेन को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। अम्ब्रेला द्वारा सर्वनाश को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद उसे विश्वास हो गया कि उसके पास दुनिया को नियंत्रित करने की शक्ति है, इसलिए उसने तुरंत कई योजनाएं शुरू की, जिससे कई लोगों को अम्ब्रेला के इरादों के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल गया। उनमें से कुछ लोग अम्ब्रेला की योजना का कड़ा विरोध कर रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि दुनिया पर उसका नियंत्रण हो। उनका मानना था कि इसका मतलब होगा कि दुनिया अंधकार युग में डूब जाएगी। इसलिए इन लोगों ने गुप्त रूप से मिलकर अम्ब्रेला की दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने की योजना को विफल करने का प्रयास किया। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने इन लोगों को विद्रोही कहा, जबकि उन्होंने खुद को प्रतिरोध बताया और दोनों पक्ष एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। इन विद्रोहियों में प्रेरित भी शामिल थे, जो विद्रोहियों के मुख्य सेनापति भी थे। ओरिजिन स्टोन्स पर यह छापा अम्ब्रेला में घुसपैठ कर चुके प्रतिरोधक बलों के एक सदस्य की सूचना के कारण संभव हो पाया, जिसके चलते प्रतिरोधक बलों की विशिष्ट टुकड़ियों को तैनात किया गया, जिन्होंने सफलतापूर्वक सभी ओरिजिन स्टोन्स चुरा लिए। इन ओरिजिन स्टोन्स की मदद से विद्रोहियों के पास अम्ब्रेला के खिलाफ लड़ने के लिए संसाधन होंगे और शायद उन्हें बढ़त भी मिल जाए। आखिरकार इस दुनिया के मूल निवासियों के लिए आदिम पत्थरों से बना दिव्य कवच अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लगभग एक अलौकिक शक्ति के बराबर। जब अम्ब्रेला के नेतृत्व को पता चला कि ओरिजिन स्टोन चोरी हो गया है, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत प्यूरिफिकेशन नाइट्स को रैकून सिटी में विद्रोहियों का पीछा करने और चोरी हुए ओरिजिन स्टोन को वापस लाने के लिए भेजा। नाकलैंड ने तांग जेन को छिपे हुए ओरिजिन स्टोन का सटीक स्थान इसलिए बताया ताकि उसे जाल में फंसाया जा सके और उस क्षेत्र में सक्रिय प्यूरिफिकेशन नाइट्स को उसे पकड़ने का आदेश दिया जा सके। दुर्भाग्यवश न तो कलांद और न ही शुद्धिकरण शूरवीरों के सदस्यों को यह उम्मीद थी कि तांग जेन की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक होगी। इसी कारण तांग जेन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाली कलांद जादू टोने से मारी गई और 20 से अधिक शुद्धिकरण शूरवीर भी तांग जेन के हाथों मारे गए। पूरी कहानी जानने के बाद तांग जेन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक एक और रहस्यमय प्रतिरोध समूह सामने आ जाएगा। तांग जेन को उस संगठन से जरा भी सद्भावना नहीं थी जो अम्ब्रेला का विरोध कर रहा था और दुनिया पर प्रभुत्व जमाने की उसकी योजना को रोकने की कोशिश कर रहा था। अगर उनका अभियान सफल हो जाता तो तांग जेन के लिए दुनिया के मूल को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता। ये स्पष्ट है कि प्रतिरोध विफल हो गया, क्योंकि तांग जेन, जो भविष्य में जा चुका था, अच्छी तरह जानता था कि पूरी दुनिया एक बंजर भूमि बन चुकी है, लेकिन अम्ब्रेला अभी भी मौजूद है। विद्रोहियों द्वारा ओरिजिन स्टोन चुराने के बाद वे बिना किसी निशान के गायब हो गए और स्पष्ट रूप से उनका सुराग फिर से ठंडा पड़ गया है। अगर ओरिजिन स्टोन उसके लिए इतना महत्वपूर्ण न होता और अगर उसे यह पता न होता कि अगली बार उसे किस समय अवधि में टेलीपोर्ट किया जाएगा, तो तांग जेन युद्धपोत को वापस लाने और जितनी जल्दी हो सके टावर सिटी वर्ल्ड में लौटने के लिए नौसैनिक अड्डे पर जा चुका होता। अब ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ और समय तक यहीं रहना होगा। मेरे साथ आओ, अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, तांग जेन का दिमाग हिल उठा और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक छोटा सा अंश गंजे आदमी के मस्तिष्क से जुड़ गया। गुप्त तकनीक के प्रभाव से यह आसानी से गंजे आदमी की मस्तिष्क की रक्तवाहिकाओं को फाड़ सकता था। गंजे आदमी ने भी अपने शरीर में असामान्यता महसूस की। उसका मजबूत शरीर थोड़ा कांप उठा और फिर उसने तांग जेन के पीछे चलने का निश्चय कर लिया। लाशों से दिव्य कवच के टुकड़े इकट्ठा करने के बाद तांग जेन और गंजा आदमी उस जगह गए जहां भाई बहन छिपे हुए थे और उन्हें बाहर बुलाया। अब से तुम इन दोनों बच्चों पर कड़ी नजर रखना। अगर इन्हें कुछ हो गया तो तुम जीने की उम्मीद छोड़ देना। तांग जेन ने गंजे आदमी की ओर देखा और भावहीन होकर कहा। ये सुनकर उस हटे कट्टे आदमी ने तुरंत अपनी छाती थपथपाई, यह जताते हुए कि वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। साथ ही भाई बहन को चापलूसी भरी मुस्कान भी दी। हालांकि यह मुस्कान इतनी शक्तिशाली है कि इससे लोगों के प्रति अच्छा महसूस करना मुश्किल हो जाता है और यहाँ तक कि वे डर भी जाते हैं। चेहरे पर निशानों से भरे उस हटे कट्टे आदमी को देखते ही भाई बहन सहज रूप से एक कदम पीछे हट गए और जल्दी से तांग जेन के पीछे छिप गए। गंजे आदमी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने तांग जेन पर एक सूखी हंसी हंसी और अपने गंजे सिर को छुआ। ठीक है, अब चलिए शहर में घूमते हैं और देखते हैं कि क्या हमें प्रतिरोध का कोई सुराग मिलता है। ये सुनकर गंजे आदमी ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी दांत पीसते हुए तांग जेन से कहा, हमें ऑपरेशन से पहले आदेश मिले थे कि अगर हम निर्धारित समय के भीतर ऊर्जा रत्न नहीं ढूंढ पाए तो अम्ब्रेला इस जगह पर परमाणु हथियार से हमला कर देगा। इस तरह न केवल वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि प्रतिरोधक शक्तियों को भी समाप्त किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि एनर्जी जेम परमाणु विस्फोट के उच्च तापमान से अप्रभावित रहता है, यहाँ तक कि अगर यह विस्फोट के केंद्र में भी स्थित हो तो भी यह वाष्पीकृत नहीं हो सकता। इसलिए हमले के समाप्त होने के बाद अम्ब्रेला एनर्जी जेम का पता लगाने के लिए विशेष खोज उपकरणों का उपयोग करेगा। ये सुनकर तांग जेन की आंखों में हल्की सी चमक आ गई और उसने गंजे आदमी की ओर देखते हुए पूछा, आपने कहा था कि अम्ब्रेला के पास ऊर्जा रत्नों का पता लगाने वाले उपकरण हैं। आखिर चल क्या रहा है? ये सुनकर गंजे आदमी ने अपना सिर हिलाया और समझाया, मेरे पास बस इतनी ही जानकारी है। आखिरकार कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं। तांग जेन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि गंजे आदमी ने उससे झूठ नहीं बोला था, लेकिन उसने ओरिजिन स्टोन का पता लगाने वाले उपकरण को ध्यान में रखा। तब तक वे तीनों उस अराजक सड़क पर काफी दूर तक चल चुके थे। जब भी उनका सामना ज़ॉम्बी से होता, गंजा आदमी झपट्टा मारता, अपनी कुल्हाड़ी घुमाता और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता, जिससे खून और मांस चारों ओर उड़ने लगते। वह गंजा आदमी इतनी मेहनत कर रहा था, जाहिर तौर पर तांग जेन को प्रभावित करने के इरादे से। आखिरकार उसकी जिंदगी अभी भी तांग जेन के हाथों में थी और केवल तांग जेन को संतुष्ट करके ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती थी। तभी अचानक सड़क किनारे स्थित एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ बजने लगा, जो रात के सन्नाटे में बेहद कर्कश आवाज थी। तांग जेन ने उस पर एक नज़र डाली, उसे नज़रअंदाज किया और आगे चलना जारी रखा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद बाकी दो फोन बूथों से फिर से फोन बजने लगे, जो स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था। पास ही लगे सुरक्षा कैमरे पर एक नज़र डालने के बाद तांग जेन आगे बढ़ा और अपने हाथ में लिया हुआ फ़ोन उठा लिया। मैं तुम्हें इस शहर से भागने में मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे किसी को ढूंढने में मदद करनी होगी। उसके पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई, जो लगातार तांग जेन से बात कर रहा था। उसके लहजे में जल्दबाजी झलक रही थी। क्या आपकी बात खत्म हो गई? अगर हाँ तो मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कीजिए, मुझे आपके भुगतान में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस समय तांग जेन फ़ोन को दूर फेंकने ही वाली थी, जिससे वह हवा में झूलने लगता। फ़ोन मत काटो, मैं अम्ब्रेला का एक शोध विशेषज्ञ हूँ। मेरे पास वायरल सीरम और पैसा है। मैं तुम्हें जो चाहो वो दे दूंगा, बस मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो। वह व्यक्ति हताशा में दहाड़ा, क्योंकि वह इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली 4 सदस्यीय टीम को खोना नहीं चाहता था। स्पष्ट रूप से कहें तो वे तांग जेन और गंजा हट्टा कट्टा आदमी थे।
जहां तक भाई बहनों की बात है, वे स्पष्ट रूप से ऐसे नागरिक थे जिनकी उन्होंने संयोगवश मदद की थी और उनकी लड़ने की क्षमता नगण्य थी। उसने अपने नियंत्रण वाले कैमरों के माध्यम से गंजे आदमी और तांग जेन के असामान्य व्यवहार को पहले ही देख लिया था और वह जानता था कि यदि वे कार्रवाई करते हैं तो उसकी बेटी निश्चित रूप से ज़ोंबी से भरे रैकून सिटी से सुरक्षित निकल जाएगी। तांग जेन ने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि वह अचानक रुक गया। उसने धीरे से फ़ोन की ओर इशारा किया और फिर फ़ोन उड़कर उसके हाथ में आ गिरा। अगर आप मुझे ऊर्जा रत्नों का पता लगाने वाले उपकरण के बारे में डेटा प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं तो मैं आपकी बेटी को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूं। तांग जेन ने यह सवाल सिर्फ एक परीक्षण के तौर पर पूछा था और वह खुद भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। हालांकि चूंकि यह एक अवसर था, इसलिए तांग जेन स्वाभाविक रूप से इसे हाथ से जाने नहीं देता। स्टॉप अध्याय 888 खोज पुनर्मिलन। ये सुनकर उसके सामने बैठा व्यक्ति तुरंत चौकन्ना हो गया और उसने तांग जेन से जल्दबाजी में कहा, मैं उस तरह के उपकरण को जानता हूं और मुझे ये भी पता है कि डेटा कहाँ है। आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। उससे पहले कृपया मेरी बेटी को बचा लें, अन्यथा सचमुच बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे। तांग जेन ने फ़ोन काट दिया, मानचित्र का दृश्य बदला और दूसरे पक्ष द्वारा दिए गए पते को खोजना शुरू कर दिया। रैकून सिटी जूनियर हाई स्कूल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। उन्होंने गंजे आदमी और दोनों भाई बहनों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और वे चारों धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। 12 मिनट बाद ब्रेक लगने की एक तेज आवाज़ सुनाई दी और फिर एक पुलिस कार स्कूल के सामने आकर रुक गई। तांग जेन और उसके 3 साथी कार से बाहर कूद गए और प्रत्येक ने एक राइफल उठा ली जो पुलिस के मानक हथियार हैं। ये दरअसल एक अग्निशमन सहायता वाहन है जिसकी डिक्की हथियारों से भरी हुई है, जिनमें ग्रेनेड भी शामिल हैं। भाई बहन असुरक्षित प्रतीत हो रहे थे क्योंकि वे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। ये स्पष्ट नहीं है कि वे हथियारों को संभाल सकते थे या नहीं। कवच पहने गंजे आदमी ने अपनी राइफल कंधे पर टांगी, लापरवाही से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और चापलूसी भरे अंदाज में तांग जेन को एक सिगरेट पेश की। तांग जेन ने इनकार नहीं किया। उसने हथियार को अपने कंधे पर टांग लिया, मुंह में सिगरेट लटक रही थी और ठंडेपन से अपने आसपास का जायजा लिया। उस गंजे आदमी से तांग जेन को अम्ब्रेला की असली ताकत के बारे में पता चला और उसे एहसास हुआ कि दुनिया को नियंत्रित करने का उनका विचार अवास्तविक नहीं था, बल्कि वास्तव में संभव था। आखिरकार दुनिया के 90% मूल निवासी अम्ब्रेला के ग्राहक हैं और उनका जीवन उनके द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुओं से पूरी तरह से अविभाज्य है। इतनी ताकत के साथ दुनिया पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय अभी अनुकूल नहीं होगा और प्रतिरोध का सामना करने पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अम्ब्रेला के पास प्यूरिफिकेशन नाइट्स के समान कई अति शक्तिशाली संगठन हैं और उनके उच्च तकनीकी हथियारों के साथ यदि वे एक समन्वित हमला करते हैं तो तांग जेन भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए ऊर्जा संरक्षण और आपात स्थिति में पर्याप्त युद्ध शक्ति सुनिश्चित करने के लिए तांग जेन ने अस्थायी रूप से आग्नेयास्त्रों को अपने हथियारों के रूप में चुना। अपनी कुशलता से वह एक साधारण बंदूक का उपयोग करके भी भयावह विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। सर, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? उसके पीछे खड़ी लड़की ने आगे बढ़कर तांग जेन से एक सवाल पूछा। सच में, ये तो वाकई बहुत अच्छी किस्मत है। तांग जेन ने स्कूल के चारों ओर बिखरे हुए शवों पर एक नज़र डाली और लड़की को देखकर मुस्कुराए। चलो चलते हैं। अपने छोटे भाई की रक्षा करने में सावधानी बरतना और चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ही पैर पर गोली मत मारना। अपने लगभग बराबर ऊंचाई वाली राइफल पकड़े हुए लड़के को देखकर तांग जेन खुद को उसे चिढ़ाने से रोक नहीं सका। मुझे कम मत समझो, मैं एक असली शिकारी हूँ। मैंने एक बार जंगली टकी को गोली मारकर मार डाला था। उस छोटे लड़के को अपमानित महसूस हुआ और उसने तुरंत अपना बचाव करने के लिए बोलना शुरू कर दिया। साथ ही उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर तांग जेन को अपनी मांसपेशियां भी दिखाईं। तुम सचमुच बहुत बलवान हो मेरे योद्धा, चलो चलें। ये देखकर तांग जेन हंस पड़ा और आगे बढ़ता रहा। दरअसल तांग जेन का मुख्य उद्देश्य ओरिजिन स्टोन के निशान खोजना था, इसलिए उसकी मानसिक खोज कभी नहीं रुकी और वह अवलोकन करने के लिए अक्सर मानचित्र के दृष्टिकोण को बदलता रहता था। दुर्भाग्यवश अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये स्पष्ट है कि विद्रोहियों ने खुद को पूरी तरह से छिपा लिया है और उन्हें निकट भविष्य में ढूंढना आसान नहीं होगा। जहां तक फंसी हुई छोटी बच्ची को बचाने की बात है, ये तो बस एक ऐसा काम था जो वह अतिरिक्त रूप से करता था। कुछ ही देर बाद वे चारों स्कूल में दाखिल हुए और तलाशी के लिए अलग होने ही वाले थे कि अचानक एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। इन दोनों को अपने साथ ले जाओ और मेरे साथ रहो। तांग जेन ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि वह गायब हो गया। गंजे आदमी ने कंधे उचकाए, फिर भाई बहन को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से उनके पीछे भागा। इस समय तांग जेन विस्फोट स्थल पर पहुंच गया था और उसने बचाव के लिए अपने लक्ष्य को देखा, स्कूल की वर्दी में एक छोटी लड़की। एंजेला, क्या सच में? तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हें बाहर ले जाने के लिए कहा था।
अब मेरे साथ आओ। अपने बगल में बैठी दोनों महिलाओं को नज़रअंदाज करते हुए तांग जेन ने छोटी बच्ची से बात की। तुम कौन हो? अभी पीछे हट जाओ, वरना मैं नरमी नहीं बरतूंगा। उनमें से एक महिला ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक तेज और निर्णायक हरकत से तांग जेन को चेतावनी दी, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह एक कुशल बंदूक चलाने वाली थी। ऐसा मत करो, अभी के अभी अपनी बंदूक नीचे रख दो। ये देखकर एलिस ने तुरंत महिला की बंदूक पर दबाव डाला, साथ ही चुपके से उसे जल्दबाजी न करने का संकेत दिया। उसका चेहरा काफी गंभीर था। महिला असमंजस में दिखी, लेकिन फिर भी उसने अपना हथियार जमीन की ओर ताने रखा और तांग जेन को सतर्कता से देखती रही। सर, हम फिर मिलेंगे। एलिस ने अपने सामने खड़े तांग जेन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। एलिस के मन में अपने सामने खड़े रहस्यमय व्यक्ति के प्रति सतर्कता और कृतज्ञता का मिला-जुला भाव था। वह तांग जेन की अद्भुत और विचित्र क्षमताओं से सावधान थी और वह हाइव प्रयोगशाला में उसकी मदद के लिए आभारी थी, अन्यथा वह और अन्य लोग शायद भाग नहीं पाते। बेशक, इसका मुख्य कारण ये था कि वे तांग जेन की ताकत से सावधान थे। हालांकि उसकी युद्ध क्षमता पहले जैसी नहीं रही, फिर भी तांग जेन का सामना करते समय उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह किसी प्रागैतिहासिक जानवर का सामना कर रहा हो। मानसिक शक्ति जितनी प्रबल होती है, ये भावना उतनी ही प्रबल हो जाती है। साधारण लोग अपनी मंद और अज्ञानी धारणा के कारण वास्तव में तांग जेन का सामना करते समय अधिक सहज महसूस करते हैं। तांग जेन ने अपने सामने खड़ी एलिस की ओर देखा और सिर हिलाया। आपको उनके पिता का भी फोन आया था, इसीलिए आप यहाँ हैं? जी हाँ महोदय। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। तांग जेन के बोलने के बाद वह मुड़ा और बाहर चला गया। तभी अचानक दो आदमी दरवाजे पर प्रकट हुए, जिनमें से एक, जो युद्ध की वर्दी में एक भाड़े का सैनिक था, ने अपनी बंदूक उठाई और उसे तांग जेन पर तान दिया। हिलो मत, वरना मैं गोली मार दूंगा। एक घमंडी आवाज गूंजी और फिर तांग जेन पर निशाना साधने वाला व्यक्ति एक पल के लिए रुका और फिर धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। गंजे आदमी ने अपना सिर बाहर निकाला, कमरे में चारों ओर नजर डाली और फिर भाई बहनों को अंदर ले गया। भाई बहनों को बंदूकें पकड़े देख एलिस और बाकी सब थोड़ा परेशान हुए, लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाया। आखिर गोलियां भेदभाव नहीं करती, और भले ही उन्हें बच्चे चला रहे हों, उनकी मारक क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ऐसे घातक हथियार वयस्कों के हाथों की तुलना में बच्चों के हाथों में कहीं अधिक खतरनाक होते हैं। बॉस, क्या हमें इन्हें बाहर ले जाना चाहिए? मिश्र धातु के कवच पहने और राइफल लिए हुए गंजे व्यक्ति ने तांग जेन से एक सवाल पूछने से पहले चारों ओर नजर डाली। उसका रूप रंग भयानक था, उसकी पोशाक अपरंपरागत थी और उससे एक खूंखार आभा निकल रही थी। एलिस और बाकी लोग एक नज़र में ही समझ गए थे कि उसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। तो एलिस के अलावा उस महिला के साथ दो अन्य पुरुष भी थे, जिनमें से सभी गंजे आदमी से बेहद सावधान थे और किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे। अरे दोस्त, हम सब इसमें एक साथ हैं, कृपया गोली मत चलाओ। उन दो आदमियों में से काले आदमी ने देखा कि भाई बहन उसके छोटे भाई पर बंदूक ताने हुए हैं, और वह इतना डर गया कि उसने जल्दी से समझाने की कोशिश की, इस डर से कि कहीं वे गलती से गोली न चला दें और किसी को चोट न पहुंचा दें। ठीक है, बंदूक नीचे रख दो, चलो अब चलते हैं। तांग जेन ने मन बना लिया था। छोटी बच्ची को वापस भेजने और ओरिजिन स्टोन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद वह तुरंत एक उपकरण बनाएगा और परमाणु विस्फोट से पहले उसे ढूंढ निकालेगा। ये सुनकर गंजे आदमी ने तुरंत अपनी राइफल नीचे रख दी और भाड़े के सैनिक का हथियार लौटा दिया। भाई बहन ने अपने हथियार नीचे रख दिए और छोटे लड़के ने तो उस अश्वेत व्यक्ति को तिरस्कार भरी नज़र से भी देखा। स्कूल से निकलने के बाद वे अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि सड़क किनारे फ़ोन की घंटी फिर बज उठी। एंजेला के पिता ने उन्हें मिलने की जगह बताई, अपनी बेटी से कुछ मिनट बात की और फिर फ़ोन रख दिया। वे सड़क के किनारे खड़ी एक कार में कूद गए और सीधे रैकून सिटी हॉल की ओर चल पड़े। स्टॉप। अध्याय 889 भूत सेना। रात के सन्नाटे में कारों की गर्जना अधिक ज़ोंबी को आकर्षित करेगी और सड़क पर बिखरा हुआ मलबा गाड़ी चलाने की कठिनाई को काफ़ी बढ़ा देगा। सौभाग्यवश तांग जेन मानचित्र के परिप्रेक्ष्य का उपयोग करके ऊपर से अवलोकन कर सकता था और अपेक्षाकृत अबाधित मार्गों का चयन कर सकता था, इसलिए उसकी प्रगति की गति पर महत्वपूर्ण रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब भी उन्हें बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी रास्ते में दिखाई देते तो गंजा आदमी उन्हें हटाने के लिए नीचे कूद जाता, जबकि बाकी लोग उन पर गोलियां चलाकर उनका साथ देते। उनकी कार्यकुशलता वाकई सराहनीय थी। सभी लोग उस गंजे आदमी की लड़ने की क्षमता की खूब प्रशंसा कर रहे थे, और यहाँ तक कि एलिस भी उसे थोड़ी सतर्कता से देख रही थी। एलिस, जिसका विकास अभी शुरू ही हुआ है, गंजे आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन वह अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। जहां तक तांग जेन की बात है, जिसने कभी कोई कदम नहीं उठाया, वह ऐसा व्यक्ति है जिस तक वह नहीं पहुंच सकती, वह शायद उसे पल भर में मार सकता है। सौभाग्यवश दोनों पक्ष सहयोग कर रहे थे, अन्यथा अब तक वे लाश बन चुके होते। सभी के सहयोग से वे अपेक्षाकृत कम समय में निर्धारित स्थान पर पहुंच गए।
जैसे ही तांग जेन और अन्य लोग कार से बाहर कूदे, तभी कुछ ही दूरी पर हरे भरे क्षेत्र में अचानक एक पीली आकृति दिखाई दी जो उन्हें ठंडी निगाहों से घूर रही थी। उससे एक भयावह आभा निकल रही थी और उसकी निगाहें बर्फीली ठंडी थीं। तांग जेन और अन्य लोगों को कुछ सेकंड तक घूरने के बाद वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और गायब हो गया। वहां मौजूद लगभग सभी लोगों ने यह दृश्य देखा और जो कुछ डरपोक लोग थे वे तुरंत चौंक गए। आखिरकार ये चीज़ पौराणिक कथाओं में वर्णित भूतों से इतनी मिलती जुलती है कि आप ये भी कह सकते हैं कि सफ़ेद परछाई एक भूत ही है। ज़ॉम्बी से भरे शहर में होने के बाद अचानक पौराणिक आत्माओं और भूतों का सामना होने पर सभी के दिल, जो अब तक अनिश्चितता में लटके हुए थे, तुरंत बेतहाशा धड़कने लगे। यार, मुझे लगता है कि हम कुछ गलत देख रहे हैं, है ना? उस काले आदमी ने अपने बगल में खड़े भाड़े के सैनिक की ओर देखकर अजीब सी हंसी हंसी, मानो वह घबराहट न दिखाने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो। लेकिन बोलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने मुंह खुला रखकर पास ही स्थित चौक की ओर इशारा किया। भूत, एक विशाल झुंड। उसके कुछ कहे बिना भी सभी ने चौक में अचानक प्रकट हुई दर्जनों अर्धपारदर्शी आकृतियों को देख लिया था जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। उसका अलौकिक शरीर, भयंकर चेहरा और लगातार फैलती ठंडक, ये सब मिलकर रोंगटे खड़े कर देते थे। उन खोखली आंखों से ठंडी रोशनी की किरणें निकलीं जो तांग जेन और अन्य लोगों को टकटकी लगाकर देख रही थीं। उनकी आत्मा की गहराई से गूंजती हुई प्रतीत होने वाली एक गर्जना हुई और उनके बगल में स्थित रोमन स्तंभ के पीछे एक पीला सफ़ेद ऊर्जा शरीर अचानक प्रकट हुआ और हवा की तरह उनकी ओर तेजी से बढ़ा। इसे रोक दो और याद रखना कि इसके शरीर को मत छूना। तांग जेन की आवाज़ सुनाई दी जो गंजे आदमी को आदेश दे रही थी। गंजे आदमी ने अवज्ञा करने का साहस नहीं किया और तुरंत दहाड़ते हुए अपनी युद्ध कुल्हाड़ी सीधे उस आत्मा पर चलाई और पास आ रही आत्मा को 2 टुकड़ों में काट दिया। आह, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कमर से 2 हिस्सों में कट चुके गंजे आदमी ने हैरानी से चीख मारी और उसकी युद्ध कुल्हाड़ी एक कर्कश आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। सभी ने नीचे देखा और पाया कि अविश्वसनीय रूप से कठोर मिश्र धातु से बनी युद्ध कुल्हाड़ी कांच की तरह चकनाचूर हो गई थी और उसकी सतह पर पाले की एक मोटी परत जम गई थी। ये देखकर एलिस और बाकी लोग सदमे से हौंफने लगे। सावधान रहो, इस चीज का शरीर का तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगर तुमने इसे छुआ तो तुम पल भर में बर्फ के गोले में बदल जाओगे। तांग जेन ने जमीन पर तड़पते हुए अधमरे शरीर को देखा और शांत स्वर में कहा। तांग जेन की चेतावनी सुनकर सभी तुरंत सतर्क हो गए और उनके हाथों में मौजूद हथियार चौक में मौजूद ऊर्जा इकाइयों की ओर तान दिए गए। आखिरकार उनके पास जो हथियार थे वही उनके जीवित रहने का सबसे बड़ा साधन थे। दुर्भाग्य से धातु के परमाणुओं से बना यह ऊर्जा शरीर गोलियों से बिल्कुल नहीं डरता। यहाँ तक कि जिसे गंजे आदमी ने बीच से काट दिया था वह भी अभी भी उछलकूद कर रहा है और रेंग रहा है। तो ये है अम्ब्रेला की घोस्ट स्क्वाड। ये काफ़ी दिलचस्प हैं। तांग जेन ने पास आते ऊर्जा पिंडों पर एक नज़र डाली, फिर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ गंजे आदमी और अन्य लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीछे मेरा इंतज़ार करो, कोई भी जल्दबाजी वाला कदम मत उठाओ, उन्होंने हमारे लिए पहले ही जाल बिछा रखा है। ये सुनकर गंजा आदमी, एलिस और अन्य लोग तुरंत युद्ध की तैयारी करते हुए तेजी से नगर भवन की ओर पीछे हट गए। चूंकि तांग जेन ने कहा था कि यहाँ घात लगाकर हमला किया जाएगा, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से सतर्क रहना चाहिए। उस थोड़े से समय में ही भूत योद्धा चौक पार कर चुके थे और तांग जेन के और करीब आते जा रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि आपके कृत्रिम भूत योद्धा अधिक शक्तिशाली हैं या मेरी आत्माओं की सेना। जैसे ही तांग जेन ने बोलना समाप्त किया, अचानक एक काली वस्तु प्रकट हुई जो तांग जेन और आत्माओं के बीच मंडरा रही थी। यह एक विचित्र मूर्ति की तरह दिखती थी जिसकी सतह रहस्यमय प्रतीकों से ढकी हुई थी और लगातार एक ऐसी आभा उत्सर्जित कर रही थी जिससे भूत योद्धाओं के दिल कांप उठते थे। प्रकाश की एक चमक के साथ अचानक एक क्रिस्टल स्पष्ट दर्पण प्रकट हुआ जिसने एक प्रेत योद्धा का मार्ग रोक दिया और उसकी छवि को प्रतिबिंबित किया। भूत योद्धा अचानक प्रकट हुए दर्पण को देखकर अचंभित रह गया। जैसे ही वह करीब से देखने के लिए उसके पास जाने वाला था, उसे ये देखकर गहरा भय लगा कि दर्पण के पीछे अनगिनत भयानक चेहरे चिपकाए गए थे। वे लालच भरी निगाहों से दर्पण के बाहर की दुनिया को निहार रहे थे। उनके होठों पर एक खूनी और भयावह मुस्कान खेल रही थी। भूत योद्धा का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने सहज रूप से उस भयानक अनुभूति से बचने के लिए एक तरफ हटने की कोशिश की। छप छप, एक तेज आवाज के साथ दर्पण का दरवाजा चकनाचूर हो गया और भूतों का एक झुंड बाहर निकल आया। उनकी आकृतियां एक के बाद एक प्रकट हुईं, मानो एक प्रलय हो जो ऊपर की ओर घूमती हुई नगर पालिका चौक पर फैल रही हो। अचानक एक ठंडी हवा चली और चारों ओर प्रेतों की चीखें गूंजने लगीं। जिधर भी देखो हर आकार और प्रकार की आत्माएं लगातार चक्कर लगाती और उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। ये आत्माएं पुनर्जन्म के दर्पण में पोषित होती हैं और इनका स्तर रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ता है। अब वे उस स्तर पर पहुंच गई हैं जहां वे भौतिक रूप धारण कर सकती हैं और आम लोगों द्वारा देखी जा सकती हैं।
उनकी तुलना में कृत्रिम रूप से निर्मित ये दर्जनों भूत योद्धा बच्चों की तरह कमजोर थे और अब हजारों भयंकर भूतों से घिरे हुए निराशा में कांप रहे थे। उन्हें मार डालो, फिर चारों ओर फैलकर खोजो। चाहे तुम्हें 3 फीट जमीन खोदनी पड़े, उत्पत्ति पत्थर का निशान ढूंढो। तांग जेन ने अपने बगल में खड़े गार्ड को आदेश दिया, जिसने मुस्कुराते हुए तुरंत सहमति जताई और फिर अपने अधीनस्थों को इशारा किया। आदेश मिलते ही आत्माओं ने दुष्टतापूर्ण मुस्कान बिखेरी और भागने की कोशिश कर रही ऊर्जा इकाई पर झपट्टा मारा। इन भूत योद्धाओं की चीखों के बीच उन्होंने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और पूरा निगल गए। भूत योद्धा, जो अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से जमा सकते थे, टावर सिटी की दुनिया से आए इन असली आत्माओं के सामने पूरी तरह से असहाय थे। वास्तव में वे इन भयंकर आत्माओं का भोजन बन गए थे, उनका एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। अम्ब्रेला का वह गुप्त हथियार, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह उन्हें दुनिया पर राज करने में सक्षम बनाएगा, तांग जेन के खिलाफ पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। कृत्रिम रूप से निर्मित इन भूत योद्धाओं को खा जाने के बाद आत्माओं ने अपना ध्यान एलिस और अन्य लोगों की ओर मोड़ा, क्योंकि उनके लिए जीवित प्राणियों का सार और जीवन शक्ति ही असली स्वादिष्ट वस्तु थी। लेकिन तांग जेन की ठंडी फुफकार के साथ ही ये आत्माएं तुरंत आज्ञाकारी हो गईं। सभी चुपचाप चौक के चारों ओर मंडराने लगीं, आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगीं। फिर रक्षक के आदेश पर ये आत्माएं बेतहाशा हंसने लगीं और तांग जेन के लिए उत्पत्ति पत्थर का पता लगाने के लिए रैकून सिटी के चारों ओर बेपरवाही से उड़ने लगीं। इन आत्माओं के प्रकट होने से स्वाभाविक रूप से पहले से ही तबाह हो चुके रैकून सिटी की स्थिति और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये आत्माएं अपने स्वभाव के अनुसार निश्चित रूप से दावत का यह अवसर नहीं छोड़ेंगी। तांग जेन इस बात से अवगत था, लेकिन उसके पास इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था और वह केवल अनदेखी करने का विकल्प चुन सकता था। हालांकि अगर इन लोगों को सिर्फ अपना पेट भरने की चिंता है और वे ओरिजिन स्टोन नहीं ढूंढ पाते हैं, तो तांग जेन के पास उनसे निपटने के कई तरीके होंगे। अंधेरे में डूबे सिटी हॉल की ओर सिर घुमाते हुए तांग जेन को पता था कि अम्ब्रेला ने उनके लिए जाल बिछाया है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में तो ऐसा लगता है कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। स्टॉप्ड।